रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़िए। 20 नंबर का ये सवाल था, मार्च 2020 में आया। प्रिपेयर MLL's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है भाई, अहमद को ज़रा मैसेज करके बुलाएं। और उसके साथ ही क्या बोला उसने, प्रिपेयर नोट ऑन टैक्सेशन, नोट ऑन टैक्सेशन बनाओ फॉर इंक्लूजन इन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019 इंक्लूडिंग अ रेकंसिलिएशन। ये किधर गया, इंक्लूडिंग अ रेकंसिलिएशन एक्सप्लेनिंग, यानी कि पूरा इसका टैक्स का पूरा नोट बनाना। अब जो पार्ट ए है वो ये, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। रिकॉर्डिंग से पहले मैंने बस ये फॉर्मेट बनाया, तो ऑनलाइन वाले इसको पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, फिजिकल वाले तो टाइम से ही आ गए तो उन्होंने बना ही लिया। ठीक है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल GP, अदर इनकम लेस एडमिन लेस सेलिंग लेस फाइनेंस, अदर एक्सपेंस लिखना भूल गया हूँ, वैसे नज़र भी नहीं आया था मुझे, सवाल को देखा था मैंने। एनीवेज, उसके बाद PBT है, टैक्स एक्सपेंस है, पैट है, OCI का आइटम है और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, तो अब जो उसने पार्ट B कहा है वो टैक्स एक्सपेंस की फिगर वहां से निकलेगी। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट B से हमें ये फिगर मिलेगी। ठीक है, तो टैक्स एक्सपेंस जैसे हम IAS 12 के टॉपिक में निकाला करते थे, टैक्स एक्सपेंस बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। करंट टैक्स निकालेंगे, करंट टैक्स की वर्किंग से, डेफर टैक्स निकालेंगे, डेफर टैक्स के लेजर से, और डेफर टैक्स के लेजर के क्लोजिंग निकालेंगे, डेफर टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग से। सारी बातें याद आ रही हैं? तो वहां से हमारा टैक्स एक्सपेंस निकलेगा। और रेकंसिलिएशन भी उसने माफ नहीं की, आज वो भी बनानी है, लेकिन टैक्स एक्सपेंस की फिगर निकल कर इधर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल की तरतीब ये चलेगी आज कि पहले सवाल में PBT तक कहानी पूरी होगी हमारी अकाउंटिंग वाली। मसला सिर्फ इस सवाल में ये आता है ना कि आपने पहले अकाउंटिंग वाला सारा कुछ खुद करना है, फिर उसी खुद किए हुए को खुद उल्टाना है टैक्स निकालते हुए। लेकिन वो चीज फिक्स हो जाती है, ये जो फिगर निकलेगी ना, ये फिगर यहां पर फिक्स हो गई है, इसको यहां उठाकर लाना है, इसको यूज करके टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के, टैक्स एक्सपेंस निकाल के, सारा कुछ करके यहाँ टैक्स, इसको नहीं छेड़ना, टैक्स एक्सपेंस निकाल के यहाँ लिखना है, और उसके बाद अगली कहानी इसी से आगे चलती जाएगी। ठीक है, तो ये असल में इस सवाल के अंदर कहानी है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया और उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट भी जहन के अंदर रखी है। ठीक है जी, पॉज करें। अच्छा जी, अब मामला कुछ ऐसे है कि हमने सारे सवाल को पहले शुरू करना है P&L के हिसाब से, क्योंकि आपको याद होगा हमें IAS 12 के सवालों में प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट मिला करता था, उससे आगे हम सवाल शुरू करते थे। तो PBT बनता था, PBT आता था, फिर यहाँ से करंट टैक्स निकलता था, फिर डेफर टैक्स निकालते थे और फिर सवाल खत्म हो जाता था। लेकिन आज हमारे पास PBT भी नहीं है, तो कहानी थोड़ा और पीछे से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए भूल जाएं, टैक्स का सवाल है, अगर साथ साथ देखा ना तो फिर मारे जाओगे। तो मैं हर एडजस्टमेंट के अंदर पहले टैक्स वाली बात को उड़ा दूंगा, एक दफा PBT तक पहुंच जाएं। जब PBT तक पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर हम टैक्स वाली चीज़ों को ओपन करते जाएंगे, जहां जहां हमारा और टैक्स वालों का फर्क होगा वहां वहां उसको दूर करते जाएंगे। एक अच्छा सवाल है, फाइनल अकाउंट्स प्लस टैक्स। ठीक है जी, IAS 12। चलें जी, सवाल पढ़ते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस जो कि है नजर आ रहे जी जी, अलग सी नोट बनाएंगे, अलग सी नोट बनाएंगे। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट B क्या है, ये बेसिकली नोट ही होगा। तो नोट नंबर जो भी होगा, नोट नंबर 1 ही कह देंगे, नोट तो सिर्फ एक ही मांगा है ना, तो अलग से नोट ही होगा। लेकिन वहां से क्या निकलेगा, टैक्स एक्सपेंस, वो यहाँ आ जाएगा और रेकंसिलिएशन वहीं पर रह जाती होती है, पता ही है आपको। तो अलग से नोट ही बनेगा। अब जगह नहीं है, कहीं बनाएंगे, फिलहाल तो सामने नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो कोई नहीं, नोट नहीं बनना, फिलहाल तो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का सवाल हम कर रहे हैं बस। ठीक है, अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं काम। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट लेमनेड लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 19। ठीक है, ट्रायल से ये फिगर्स एक्सट्रैक्ट की गई। ट्रेड रिसीवेबल नजर आ रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नजर आ रहा है, अलाउंस फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स नजर आ रहे हैं। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल्स भी पड़े हैं और ये अलाउंस भी पड़ा है तो फिर बेटा ये तो नेट करने हैं। लेकिन आपस की बात है, हमसे उसने क्या मांगा है, बैलेंस शीट मांगी है ना, तो मेरा नहीं ख्याल, सॉरी इनकम स्टेटमेंट मांगी है ना, तो मेरा नहीं ख्याल हमें इसकी कोई ज़रूरत है
अनलेस कि हमें को प्रोविजन लगानी पड़ जाए, तो देख लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल वैसे बता रहा हूँ आपको, इसने डेटर्स दिए हुए हैं, CWIP भी दिया हुआ है, पता नहीं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कहते हैं। प्रोविजन, अलाउंस क्या है जी? प्रोविजन, ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। उसके बाद सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अजीब सी चीज़ आ रही है ट्रायल में, चलो देखते हैं। डिविडेंड रिसीवेबल है, ये तो एसेट होता है। एडमिन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंस कॉस्ट है, डिविडेंड इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर इनकम है, सही है। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, हर एडजस्टमेंट को पढ़ते जाएंगे, अकाउंटिंग को सही करते जाएंगे, टैक्स को छुपाते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें गलतियां होंगी तो गलतियां सही करनी है, नहीं तो सेल्स आपके पास मौजूद। देखो ना, आपको ये फिगर चाहिए आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाने के लिए, ये फिगर चाहिए जो सामने फेस पे नज़र आ रही है कि जानी है, ठीक है। उसके बाद ये एडमिन एक्सपेंसेस चाहिए, ये सेलिंग एक्सपेंसेस चाहिए, ये फाइनेंस कॉस्ट चाहिए। उसके बाद ये तीनों इनकम्स भी जानी हैं। इनमें कोई गलती होगी तो वो सही कर लेंगे, बाकी एसेट्स लायबिलिटीज़ तो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, अब एडजस्टमेंट 1, while finalizing financial statements of MLL, following issues have been noted. आप तो उस बात में भी सही नहीं पहुंचे जो मैंने कहा था एंड पे जाते हुए कि कम से कम इतने बच्चे आ जाओ, वो भी नहीं आए हो। आधे बच्चे आए हैं, आधे बच्चे, इतना जोर देने के बावजूद आधे बच्चे आए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अल्लाह दी मर्जी, ये दोनों तो चले ही गए हैं ना, इनका कुछ करना ही पड़ेगा, बांध के रखना है अगली बार। मैंने यहाँ से जाना ही नहीं है, मैंने यहीं पे नमाज बिछा के 2-3 बंदों के साथ मिलकर नमाज पढ़नी है, बल्कि उधर सबको, किसी को नहीं निकलना है। While finalizing financial statements of MLL, following issues have been noted. Trade receivables में included है a balance of 40 million which needs to be written off. MLL maintains provision at 5%. टैक्स लॉस को देखेंगे, मतलब समझ आ गई, प्रोविजन की एडजस्टमेंट आई पड़ी है। IAS 12 में भी आया करती थी और वो रिवाइज कर लिया था, फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ो। CWIP में इंटरेस्ट पड़ा है 84, जो कि एक्वायर किया था ऐसे लोन के लिए, एक्वायर इस साल हुआ है, लेकिन इसमें से 16 जो है वो सरप्लस, 16 मिलियन जब वो अर्न हुआ है सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करने से। तो ये कोई IAS 23 की एडजस्टमेंट है बोरिंग कॉस्ट की, वो हम अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से FAR 1 की रिवीजन करेंगे यहाँ पे अप्लाई। लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं ये बाद में देखना है। मुझे पता है आप लोगों को फ़ौरन समझ आ रहा है, लेकिन प्लीज़, मुझे पता है आप मेरे से तो सारे ही तेज़ हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल भाई डर से जाना इस तरह से चलूँगा कि बिल्कुल टैक्स को नहीं छेड़ना जब तक मैं PBT तक पहुँच ना जाऊँ, ठीक है। छुपा दिया मैंने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में लंबी सी कहानी लिख के कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैक्स वाले कुछ करते हैं, देखेंगे। टैक्स डेप्रिसिएशन तो पूरा पॉइंट ही किसका है, ये तो है ही टैक्स वालों का पॉइंट भाई। टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो इतने हैं, कोई एक आधी एडजस्टमेंट ख़राब भी करेगी, आपको परेशान नहीं होना उससे। ऑफिस बिल्डिंग जो है वो उसके बारे में कुछ कहानी कह रहा है, रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है, और उसके बाद फिर कुछ टैक्स वालों की बात भी कर रहा है। फिर कैपिटल गेन जो है कहता है वो एग्जेम्प्ट है, अच्छा जी, और उसमें रेट शेट डिफरेंट आ रहे हैं, तो टैक्स भी है आपके सामने, ठीक है। एप्लीकेबल टैक्स रेट भी हम यूज़ करेंगे जब एक बार हमें टैक्सेबल प्रॉफिट मिलेगा। अब सारी कहानी हो गई ख़त्म, सवाल एकदम से छोटा हो गया, ठीक है। सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले आप एडजस्टमेंट करें जी डेटर्स की। अब मेरे पास चूँकि वर्किंग की जगह, ये छोटी वर्किंग की जगह नहीं है, मैं यहीं पे करता जाता हूँ, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1, सबसे पहले मुझे जो वर्किंग नज़र आई है करने वाली वो क्या है, डेटर्स और प्रोविजन। तो डेटर्स, आप डेटर्स को ओपनिंग ना कहो, चाहे अनएडजस्टेड क्लोजिंग कह लो। अनएडजस्टेड क्यों है, क्योंकि एक ऐसा बैड डेट है जो रिटर्न ऑफ होना था, नहीं हुआ। कह रहा है डेटर्स में पड़ा हुआ है एक ऐसा डेटर जो नीड टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो उसको राइट, तो भाई मसला क्या, ठीक है। तो डेटर्स उसकी प्रोविजन, हाँ जी, मैं तो कहता हूं ज़रा 30 सेकंड भी बड़े होते हैं ऐसी एडजस्टमेंट्स के लिए, ज़रा ट्राई मारते नहीं है, ज़रा पहले एडजस्टमेंट करें। ट्रायल में फिगर्स गिवन है, ज़रा आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे ना,
जब तक सवाल बोर चल रहा है, मुश्किल सवाल शुरू होगा तो वैसे ही आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। जी बच्चों, दिमाग में तो सोच लो क्या करना है। चलो कोई नहीं, 10-15 सेकंड में रुक जाता हूँ। मेरा पहला सवाल, डेटर्स ओपनिंग है या क्लोजिंग? देखो जी, ट्रायल अगर क्लोजिंग है ना तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्लोजिंग ही होती हैं, कुछ एक चीज़ें ओपनिंग होती हैं, मैंने उस दिन बताया था, जिनमें सरे फहरिस्त यही हैं, डेफर टैक्स, लायबिलिटी या एसेट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जिनको रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली सारा साल इनको छेड़ा नहीं जाता। इसके अलावा जो अकाउंट्स हैं, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, सारे साल में इनमें बेताशा एंट्रीज होती हैं, तो ये ट्रायल में ओपनिंग नहीं पड़े हो सकते, ये ट्रायल में क्लोजिंग होते हैं। गलती तो इनमें हो सकती है लेकिन ओपनिंग नहीं हो सकते। तो डेटर्स ट्रायल के अंदर क्लोजिंग ट्रायल में ओपनिंग डेटर्स कहां से आ सकते हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि सारा साल इसमें बेतहाशा एंट्रीज हुई होंगी। ठीक है, तो डेटर्स तो क्लोजिंग है, लेकिन प्रोविजन के साथ उसने खुद लिखा ये ओपनिंग है। अब प्रोविजन तो मैंने यहां से उठाकर लिख दिया, इसको ब्रॉड डाउन कितना है जी, 1 जनवरी पर कितना, 44। ठीक है, लेकिन ये 2019 की बात हो रही है, पता है ना, तो 1 जनवरी 2019 की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 जनवरी 2019 पर प्रोविजन तो ओपनिंग थी 44, ठीक है जी, लेकिन डेटर्स जो हैं वो क्लोजिंग ज़रूर हैं। प्रोविजन इस पे लगा देता मैं 5%, लेकिन एक मसला उसने बताया कि जी ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़े हुए हैं 40 रुपए के डेटर्स, जो कि राइट ऑफ करने थे, टू बी रिटर्न ऑफ है, मतलब राइट ऑफ होने थे, नहीं हुए तो कर लो, तुम लोग किस मर्ज की दवा हो, किस डिजीज की मेडिसिन हो। तो एंट्री क्या बनी, प्रोविजन, बोलो। और भाई इधर देखो ना, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है कि आपने ये एडजस्टमेंट करनी थी, ये एडजस्टमेंट आपने नहीं की। ठीक है, पॉज करें जरा। अच्छा जी, तो नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, तो राइट ऑफ करना है, तो एंट्री बोलो, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। को हमने कोई एंट्री थोड़ी बदल देनी है, जो आपको याद करवाया है, रिवाइज करवाया वही है। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ, और यहाँ पे भी बैड डेट रिटर्न ऑफ। ठीक है, अब ये जो डेटर्स हैं इनके बारे में मैंने क्या कहा है, ये ओपनिंग तो नहीं हो सकते, क्लोजिंग थे, लेकिन अनएडजस्टेड क्लोजिंग थे, तो इनको दोबारा यहां पर लिखो अनएडजस्टेड कैरी डाउन, कहकर एडजस्टमेंट करो। ये एडजस्टमेंट होगी 40 की। अब एडजस्टेड कैरी डाउन क्या बना, 11,160 बेटा, 11,100 ही बोला, मैं माजरत चाहता हूँ जी, मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जनाब आ गया आपका 1160, ये बैलेंसिंग आ गया। अब ये 1160 जो है, इसको यूज करके आपने प्रोविजन अब निकालनी है, क्योंकि प्रोविजन उन्होंने कहा मेंटेन करते हैं, मतलब प्रोविजन ओपनिंग में थी तो क्लोजिंग में भी होगी 5%, लेकिन सही डेटर्स की, गलत डेटर्स की नहीं। बोलो 58। और उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस जो कि आपका पीएनएल में जाया करता है, याद है, इसको आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे 54 कर लो, 50 जैसे आप कहें। ठीक है जी, तो ये जनाब आपका डेटर का लेजर दुरुस्त करने के लिए आया, एडजस्टेड डेटर्स, और ये आपका प्रोविजन का, ये तो कोई नहीं था ओपनिंग, तो वर्किंग 1 और वर्किंग 2 कह दें इसको। ठीक है, अब ये कर लेने के बाद मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए इन डेटर्स की कोई ज़रूरत है जी, अब मुझे इस प्रोविजन की भी कोई ज़रूरत है जी, हाँ, लेकिन मेरा अब काम जो हो गया वो क्या है, मुझे एक्सपेंस की फिगर चाहिए थी, वो मिल गई। ये एक्सपेंस है, ये कौन सा एक्सपेंस है, माजरत चाहता हूँ, मैंने अभी तक आपको वो डिस्कशन नहीं की, कि वैसे आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, लेकिन वो डिस्कशन आपके साथ अभी तक मैंने नहीं की, कि जिसमें हमने ये डिस्कस कर लेना था कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ जाता है, लेकिन वैसे हमें पता होता है। ठीक है, जैसे एक चीज़ है बैड एक्सपेंस, तो बैड एक्सपेंस जो है ये कौन सा एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल है, सेलिंग है, या एडमिन है। कॉस्ट ऑफ सेल में तो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, सेलिंग या एडमिन हो सकता है। पुराने ज़मानों में इसको एडमिन में डाला करते थे, लेकिन फिर एडमिन वालों ने कहा साडा की कसूर है, ये तो सेल डिपार्टमेंट की तेजियां हैं, वो सेल बढ़ाने के लिए उधार पे, नकद पे, हर तरह से
जो है वो बेच रहे होते हैं, सेल बढ़ाने के लिए उधार दिया जाता है ना, सेल इंक्रीज करने के लिए। तो अगर उनमें से कोई भागे हैं तो ये खर्चा भी उन्हीं का होना चाहिए। तो फिर बैड एक्सपेंस को नई क्लासिफिकेशन क्या दे दी गई कि ये सेलिंग एक्सपेंस है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल में नजर आने वाला सेलिंग एक्सपेंस जो है उसमें गड़बड़ है। ठीक है, अब चूंकि उसने हमसे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मांगे, उसने क्या कहा है पीएनएल और ओसीआई बनाओ और फिर सिर्फ टैक्स का नोट बनाओ। तो इसलिए मैं सुकून से इस 200 को उठाऊंगा, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखूंगा और इसके साथ ये प्लस कर दूंगा 58। तो मेरा ये सेलिंग एक्सपेंस जो है ये 50 कितना जी, टोटल कितना है 200 में आपने 54 ऐड करना है और इसको आपने रेफरेंस देना है वर्किंग नंबर 2 में, ये निकाला है। ठीक है, इस पूरे एडजस्टमेंट में से अभी तक सिर्फ पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पूरी एडजस्टमेंट में से मेरा पीएनएल के अंदर जाने वाला तो सिर्फ यही एक फिगर है। ये ओपनिंग क्लोजिंग वैसे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं और ये रिटर्न ऑफ हम अलग से लेके नहीं आते, प्रोविजन से रूट कराते हैं, प्रोविजन में फेंक दिया और प्रोविजन में एक ही फिगर आई जिसमें इंक्रीज ऑफ प्रोविजन भी है, एक्सपेंस एक ही फिगर आ गई जिसमें अंदाजे वाला भी और एक्चुअल वाला भी इकट्ठे हैं। ठीक है, ओके, किधर भाई आपकी किसकी है, कौन सी इधर ही होती है हैं? नहीं इधर नहीं होगी, जाओ कहीं और होगी, ये तो हमारा कमरा है, ये तो हमारा कब्जा है और ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा है ना कि आपका कब्जा है लेकिन आपके नाम पे नहीं है क्योंकि और भी दूसरे भी आ रहे हैं, तो केस चल रहा है तो डिस्क्लोज करो। कौन सा है, फिक्स एसेट के डिस्क्लोजर्स में। ठीक है, अच्छा जी चलें ओके, वो सुन लो। अब इस पूरे एडजस्टमेंट में हमें सिर्फ 54 रुपए की ज़रूरत है जो हमने लिख दिया। चलें आगे। अब इसके टैक्स का ट्रीटमेंट मुझे पता है आपके दिल में आ रही है, आप साथ कर सकते हैं, बट ना करें, मेरी राय है ना करें। आगे बढ़ें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाली एडजस्टमेंट पढ़ें। वही पुरानी आते हैं इसकी गलतियों वाली। ये लफ्ज है ना, ये आपको बताता है CWIP का मतलब बनी जा रही है, कोई चीज़ है वो बनी जा रही है वर्क इन प्रोग्रेस, और उसमें इंटरेस्ट पड़ा है जो स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन है, किसी के लिए एक्वायर किया। ठीक है, तो 84 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो CWIP में पड़ा है, कोई मसला नहीं है, पड़ा भी होना चाहिए था क्योंकि वो स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन है ना। लेकिन वो कहता है जो इंटरेस्ट ऑफ 16 मिलियन आया था बाय इन्वेस्टिंग इसके सरप्लस फंड्स, वो गलती से उसने कहां पे कर दिया, अदर इनकम में शामिल कर दिया। ओके, तो ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग कर लें, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग 3 आ गई जी। ओरिजिनल में पता है आप ज़बानी भी कर रहे हैं, मुझे पता है आप बहुत तगड़े हो गए हैं माशाल्लाह। ये सवाल आप टिक नहीं पाएंगे लेकिन आप थोड़ा सा आजिज़ी के साथ चलते रहिएगा। ठीक है, होना चाहिए था। देखो मैंने आपको IAS 23 रिवाइज कराया था, मैं बताता हूँ, इसीलिए तो मैं लिख लेता होता हूँ जब IAS 12 कर रहे थे तब। कब? जब IAS 12, वो फैशन ब्लू वाला सवाल था एक, पिछले अटेम्प्ट का नहीं होगा, इसी अटेम्प्ट का होगा। फैशन ब्लू सवाल नंबर कौन सा था? वॉल्यूम 1 नहीं है, अल्लाह मिलाएगा, वो मिलेगा इंशाअल्लाह। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में था, मुझे याद आ गया, बोरिंग कॉज। ये देखो, सुभान अल्लाह, लेक्चर नंबर 50 अपनी रजिस्टर्स में ओपन करोगे ना, रजिस्टर्स में, तो ये देखो, ये मेरी कौन सी फाइल है, स्प्रिंग यानी मार्च 2025 की, जिसमें मैंने आपको ये रिवाइज कराया था। कितने गया दिखा दो, फिर नस गया। ये कि जो आप बिल्डिंग में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स खर्च करते हैं तो उसकी एंट्री होती है CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। अगर आपने कोई लोन लिया है इस कंस्ट्रक्शन के लिए, उस पर इंटरेस्ट पे किया है, तो उसकी आप एंट्री करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की बजाय
CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर इसमें से कोई सरप्लस है जो इन्वेस्ट किया और इनकम आई है तो फिर उसको भी इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम की बजाय क्रेडिट करते हैं कैश डेबिट CWIP क्रेडिट। ठीक है, तो इसको फिर मैंने कहा था कि अलग अलग नहीं करते, बल्कि हमने सिंपल रख लिया था कि 25 का एक्सपेंस एसेट में ऐड करना और 10 की इनकम एसेट में से लेस करने की बजाय इन दोनों को नेट करके नेट एक्सपेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने रिवाइज किया था। टैक्स वाले क्या कहते हैं ये भी इंशाल्लाह अब यहीं पे सफ़े पे आऊंगा इंशाल्लाह आपको दिखाने, अगर आपको भूल गया हुआ तो। ठीक है, अब फिलहाल तो मैं PNL बना रहा हूं, टैक्स की बारी बाद में देखेंगे। PNL बनाते हुए ये चीज अदर इनकम में नहीं आनी चाहिए थी, ये तो CWIP में जानी चाहिए थी। ठीक है, तो गड़बड़ हो गई, यानी होना चाहिए था। अभी ये दिखाकर आ रहा हूं, अगर अकेले की है अकेली एंट्री, इसीलिए यहां पर समझाई थी कि आगे कहीं यूज करनी पड़ जाती है, वरना IAS 12 के अंदर तो हम इसको नेट करके ये यूज करते थे। खैर चलें, कोई बात नहीं, अब पता लग गया। यानी अगर इनकम होगी तो उसकी एंट्री कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट नहीं, कैश डेबिट CWIP क्रेडिट होगा, क्योंकि ये सरप्लस फंड्स में से आपने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब होना चाहिए था कैश डेबिट CWIP क्रेडिट कितने से जी? ठीक है, लेकिन डन बाय अकाउंटेंट क्या है डॉनी? डन बाय अकाउंटेंट उसने जनाब कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट कर दी। अस्तगफिरुल्लाह, तो कोई बात नहीं, आपने रेक्टिफिकेशन कर लेनी है। अब ये सब ज़बानी आप सोच के करेंगे पर्चे में, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन क्या करनी है भाई? कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। CWIP क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, करें 16 से। और अदर इनकम गलत क्रेडिट हुआ है, सही करने के लिए डेबिट कर। अब आपने सिर्फ क्या करनी होती है जी? रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होती है ना। अब मेरा मशवरा है, क्या हम बैलेंस शीट बना रहे हैं? नहीं ना, तो जो फेस पे CWIP नजर आ रहा है उसको वहीं पे माइनस करके लिख लो। अगर कहीं जरूरत पड़ा भी तो सही कर लेंगे, सही हो जाएगा। फिलहाल तो ये एंट्री में डायरेक्ट करने लगा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अदर इनकम के अंदर 16 रुपये पड़े हैं जो अदर इनकम में नहीं आने चाहिए, बल्कि इस 910 में आने चाहिए। ये बात समझ में आती है? चलो, तो अच्छी बात है। कुछ इस तरह से मामला हुआ पड़ा है, मैं ज़रा बताऊं ज़रा आपको तफसील में कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ जो था मटेरियल लेबर, उसमें ऐड होकर कितना आया पड़ा है जी? 84 ऐड होकर आया पड़ा है 910। ठीक है जी, तो ये 910 है इस वक्त। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं जी? हम कह रहे हैं इसमें से माइनस करना है हमने 16 को। ठीक है, तो मैं इसमें से -16 कर रहा हूं। ये सही है, मैंने जरा ऊपर रखा इसलिए है कि यहां पे क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, बाद में कहीं काम आ जाएगा। उसने क्या कहा था? 84 का एक्सपेंस इसमें ऐड हुआ पड़ा है, बिल्कुल ठीक हुआ पड़ा है, लेकिन 16 की इनकम इसमें से लेस होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो कर दें। और अदर इनकम दूसरी तरफ गलत है, तो ये दोनों फिगर्स गलत हैं, इनको सही करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करनी है। तो अदर इनकम तो मेरे फेस के लिए ज़रूरी फिगर है, मैं इसको तो यहाँ ले आऊँगा। अदर इनकम ये पढ़िए, अदर इनकम कितनी है जी? 36। ठीक है जी, अब रेक्टिफिकेशन करने लगा हूं मैं। अदर इनकम डेबिट कम, अदर इनकम डेबिट कितने से? 16 से। और CWIP भी कम, यानी क्रेडिट, तो CWIP क्रेडिट हो गया जनाब 16 से। लो जी, आपकी गलती सही होगी। ठीक है, अब ये सही वाला फिगर जितना भी आता है वो कितना आता है? 894। वैसे ही लिख दिया मैंने समझाने के लिए आप। ठीक है, तो मैंने यहां से अदर इनकम भी उठा ली, कोई मसला है तो पूछ लें, ये एडजस्टमेंट है आपके सामने। वैसे ये बैलेंसिंग निकल सकता है, पर शायद मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ेगी ज़रूरत तो ठीक है, नहीं तो वैसे समझा भी दिया, ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो बस ठीक है ऐसे। बहरहाल ये रेक्टिफिकेशन कर दी, क्योंकि मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना, तो CWIP को मैं क्यों फेस पे लाके सही करूँ? बस ठीक है, ऊपर ही कर दिया ट्रायल फेस पे, ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। वो टैक्स वाला मसला है ना, उसमें DTL/A वाली वर्किंग में शायद ज़रूरत पड़े।
शायद उसमें भी ना जरूरत पड़े, देख लेंगे। चलें आगे, इसमें कोई मसला है तो बताएं। चलें फिर तीसरी एडजस्टमेंट भी आप कर दें। देखें आप कैसी रिवीजन चल रही है। फाइनल अकाउंट के सवाल बड़े प्यारे सवाल। IAS 12 भी रिवाइज करा रहा है आज आपका सवाल आपको, और उसने IAS 23 भी रिवाइज कराया, IAS 38 भी ले आया। जल्दी करो, शाबाश। शैती कीजिए। आपने करनी है एडजस्टमेंट पहले। ये एडजस्टमेंट 2 मैंने की थी। एडजस्टमेंट 3 में क्या कहता है जी? किसी ने कर ली हो, जहन में भी कर लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। हफलों का इस वक्त आना ही मेरे ऊपर काफ़ी बोझ डाले हुए हैं। आप जहन में भी कर लें तो काफ़ी, बाकी मैं करा लूँगा इसे। नहीं, मैंने ऐसी बातों में ना बोझ काफ़ी उतार लिया है इस कुछ अरसे में। अब सब ने बोझ उतारना है ना जिन दिनों में, उन दिनों में फिर आपका इधर से ज़रा बोझ बराबर सराबर रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको फिर वो फ़ायदे नज़र आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इतने फिर नफसा नफसी तो दौर चल पैना हूँ, हर उस्ताद ने कहना है आ जाओ, फिर असी पहले ही कह लिया सी। तो फिक्स कर लेंगे टाइम को 2.5 घंटे पे ना, 1:50 से 2:30 रख लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन आज के इस हफ्ते वाली क्लास और अगले हफ्ते, हर हफ्ते वाली क्लास आपकी वो बुकड रखनी है, वो मैं किसी और को फिर नहीं बुलाया करूँगा, ठीक है ना? ओके। हाँ जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स, ये इसकी बात कर रहा है। ये हमेशा मैंने आपको कहा था, हमेशा इस तरह के एडजस्टमेंट्स ये एज इट इज़ अल्फाज नीचे लिखे होंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 100 नींद आ रही है तुम्हें? थोड़ा सा और सब्र करो, मैंने तो 2 घंटे चलवाना है ना तुम्हारे दिमाग को, ठीक है? खड़े हो जाओ, थोड़ी देर जाओ पीछे जाके खड़े हो जाओ। हाँ जाओ, फिर वापस आ जाना। कई दफ़ा पास हो गया इंशाल्लाह, देख लेना। बता रहा हूँ, जिस कुर्बानी से बेचारा बैठता है ना, रूटीन नहीं सीधी करते जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 180 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट स्टार्टेड ऑन 1 फरवरी। द क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ इंटरनल जनरेटेड कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल मेट ऑन 1 मई और प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर। आगे ना पढ़ें। आपको याद है हम इस एडजस्टमेंट के बारे में यूं लिखा करते थे, रिसर्च स्टार्टेड, ये यूं लिखते थे, स्टार्टेड रिसर्च स्टार्टेड 1 फरवरी को, हमारे साल में, ये 19 नहीं लिख रहा। उसके बाद 6 क्राइटेरिया मीट होते थे, तो यहाँ लिखते थे हम 1 मई आ गया जी। और उसके बाद डेवलपमेंट कंप्लीट, तो डेवलपमेंट कंप्लीट होती थी कितने जी, कितनी डेट है जी? 31 अक्टूबर। याद है बातें? चलो अब थोड़ी थोड़ी याद होनी है। जो इतना पुराना ये टॉपिक है आपका, जो सबसे पहला था, ठीक है जी, सबसे पहला टॉपिक। लेकिन देखो फिर भी आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ये क्या था? 1 मई था। मैं लिख रहा हूँ, आपको चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है? सब याद है आपको, बस लगता है कि याद नहीं है, ठीक है? इंशाल्लाह सब आएगा याद। अच्छा जी, ऐसी तो रिवीजन चलेगी हमारी। अब चलते चलते तो कुछ ना, आप नेक्स्ट वीक से, तो ख़ास तौर पे आप नेक्स्ट वीक से आप ना दोनों वॉल्यूम्स उठा लिए करें, कभी यूज़ हो जाया करेगा, कभी नहीं, जब मौका मिला कभी तो कुछ कर लिया, ऐसे हम करते रहेंगे। ओके, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और जब बंदा बैठ के देख रहा था ना, चैप्टर वाइज मैं देखता हूँ कि यार ये चीज़ इसमें से रहती है, फिर वो जिस दिन मौका मिला उस दिन करा दिया। तो आप 2 किताबें उठाने से तंग ना पड़ें आखिरी कुछ दिन, ठीक है? और चाहे बेशक मैं एंड तक ना ही कराऊँ, खैर है, किताब उठा लोगे तो कुछ हर्ज तो नहीं है ना। अच्छा जी, अब 1 फरवरी को स्टार्ट होकर 1 मई तक आया, तो इसकी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीनों का जो खर्चा है, देखो ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट कॉस्ट इनकर्ड फॉर न्यू प्रोडक्ट, जो कि स्टार्ट हुई थी 1 फरवरी को
और लॉन्च हो गई 31 अक्टूबर को। इसका मतलब ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने मंथ्स का खर्चा है? 9 मंथ्स का, जिसमें से फरवरी, मार्च, अप्रैल एक्सपेंस में जाना चाहिए था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीने का कैपिटलाइज होना चाहिए था। और फिर अगली बात, उसको 5 साल पे, ये कहा भी हुआ उसने, इट मे बी अज्यूम्ड दैट ऑल कॉस्ट्स इनकर्ड इवनली ओवर द पीरियड। का मतलब क्या है? ओवर द पीरियड का मतलब ये है, ठीक है ना। तो इस पीरियड पर अज्यूम कर लो कि ये कॉस्ट इवनली इनकर हुई हैं, ठीक है। तो अब 3 महीने एक्सपेंस में, 6 महीने कैपिटलाइज। सच्ची सलीम भाई आपने चाय रखी थी मेरी इधर? यार ये गर्म कर देते हो यार भाई, इनकी भी चाय फिर साथ आए ना, मेरी भी उसी वक्त ही लाना। आज तो मैं पी के ही छोड़ूंगा। हाँ क्या रोज तुम यार याद क्यों नहीं कराते यार, तुम लोग कितने तुम लोग वो हो ग्रीडीज। अच्छा अच्छा सुनो जी सुनो, और बच्चों सुनो, ये तो आप कह रहे हैं ना मतलब ओरिजिनल क्या होना चाहिए दसो जी? हाँ हाँ जी दसो जी। ओरिजिनल होना चाहिए रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, यही है ना। रिसर्च में ले जाओ कितना जी टोटल? 183 का 3/9 जी 60। और ये रिसर्च एक्सपेंस है, मैं एक्सपेंस लिख दूं जरा, एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस जरा बेहतर है। अच्छा तो एक्सपेंस में ले जाओ 180 का 3/9, और इंटेंजिबल में ले जाओ 180 का, अच्छा आप इसको यूं भी लिख सकते थे 180 माइनस 60, बाकी कहाँ, चलो चलो खैर, चलो खैर 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 ऐसे लिखो 180 इंटू 6/9, ये किधर गया? इंटेंजिबल में, और बाकी 180 क्रेडिट, ठीक है। ये तो होना चाहिए था, लेकिन उसने अभी ये सब कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके ट्रायल में क्या नजर आ रहा है, मतलब एक अजीब सा काम ही किया हुआ उसने। जितना 180 लगाया था उसने शायद IS38 पढ़ा नहीं था, लेट ज्वाइन किया होगा खान साहब की तरह से, मतलब लकी मरवत से पैदल चले होंगे खान साहब, और आते आते इनको 3 4 5 दिन लग गए होंगे, जिसमें IS38 क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब इनको IS38 का नहीं पता लगा, तो इन्होंने क्या कहा कि यार कैश तो, जिस तरह से सस्पेंस नहीं होता था, एक तरह के उसने सस्पेंस टाइप, रिसर्च, बस नाम सही लिख दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेबिट कैश। ओ यार ये क्या होता है, ये तो कभी ना सुना था, ना कोई एक्सपेंस, ना कोई इनकम, ना कोई तितर, ना बटेर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो कहाँ भेजना था? वो कह रहा है यार जहां भेजना था खुद ही भेज लेना, ठीक है। मकसद उसने क्या कर दिया, उसने सादा बात, उसने R&D डेबिट 180 से, और कैश क्रेडिट हुआ था ना, तो कैश की एंटिटी जो अकाउंटेंट भूलता नहीं है, तो उसने ये लिख जरूर दिया। अब जी ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन 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 ओरिजिनल में एक और बात भी जेहन में रखो, हाँ अमोर्टाइजेशन भी तो होनी थी। तो जिसने एसेट नहीं बनाया उसने अमोर्टाइजेशन क्या खे की होनी उन्हें? खे समझते हो? खे, हाँ सब खे किसे कहते हैं? आप वो भी खान है, खे, खे नहीं खे, खे मीन्स धूल मिट्टी, ओके, नहीं समझ आई? लिख लो अपनी डिक्शनरी में, ओके हैं? तू चुप कर जा, तेरी मेहरबानी। अच्छा जी उसके बाद एक और एक्सपेंस, मैं क्यों एक्सपेंस लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, मैं इधर लिखूं जनाब ये रिसर्च एक्सपेंस है, प्रमोटाइजेशन, और यार जहां पे एक्सपेंस, या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, बल्कि अलग अलग है, या ये सेलिंग एक्सपेंस होगा, या एडमिन एक्सपेंस होगा, या कॉस्ट ऑफ सेल होगा, या फाइनेंस कॉस्ट होगा, या अदर एक्सपेंस होगा, जो होगा वहां जाके ऐड कर देंगे, नोट तो किसी ने मांगे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट, या अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो जी, इंटेंजिबल है 120, लाइफ है इसकी जनाब 5 साल, तो डिवाइड बाय 5। कब तशरीफ लाए ये भाईजान? यकम नवंबर और नवंबर दिसंबर 2 महीने, ठीक है। तो इनटू 2/12, 4 और 4, तो ऐ सब होना सी, लेकिन भाइन ने चेक की तो करो की किया है R&D डेबिट, हद हो गई यार। तो चलो जी शुरू हो जाओ, एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ इकट्ठा ही कर लें, क्या ख्याल है? बचत हो जाएगी, जरा अलग अलग रखना है। एक्सपेंस डेबिट होना था और डेबिट होना था, मैं ये कह रहा हूँ
अलग 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 अलग, ठीक है जी। रिसर्च एक्सपेंस फिर बोलो, डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें। इंटेंजिबल डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। R&D गलत डेबिट हुआ पड़ा है, सही करने के लिए क्रेडिट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इस एंट्री का, जो होना था वो हुआ ही नहीं, तो फिर कर लें। अब ये आपने खुद अलग अलग करवाया, इसको इकट्ठा भी हम कर सकते थे, ठीक है। यानी होता क्या, होता ये कि मैं यहाँ पर 120 और इस 4 को नेट करके लिख देता, ठीक है, और इन दोनों को भी नेट करके लिख देता। लेकिन चलें, आप जैसे खुश हैं मैं भी वैसे खुश हूँ, तो 4 4 अल्टीमेटली आपके माँ बाप भी यही कहते हैं, तो ऐसा ना किया करें। वो खुश नहीं होते, वो बस कह देते हैं आपको कि पुत्र फिर जिथे तेरी खुशी, लेकिन उनकी खुशी को समझें। यार आप पहले ले आओ यार मेरी चाय, यार इनकी चाय कहाँ है। मैंने कहा तस्लीम भाई ये उनके साथ ही लानी है, चलो अब दे दो, अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो मैं पी लूंगा। चलो देखते हैं, सवाल करें। अच्छा जी, अब ये एंट्रीज कर लें जी, इजाजत है। 60 एक्सपेंस। अच्छा एक्सपेंस कौन सा हो, क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंस कौन सा हो आपको। नहीं नहीं नहीं, इंटेंजिबल बन रहा है। आपको याद होगा मैंने एक बार आपको कहा था कि आपकी फैक्ट्री, जब मैंने वो पहले फैक्ट्री होती है और फिर एक सेलिंग होता है और फिर एक जो वो एडमिन डिपार्टमेंट होता है, उसी के अंदर आप भी बैठे होते हैं, एडमिन वाले भी बैठे होते हैं, साइंसदान भी बैठे होते हैं। I38 में याद करो मैंने कहा था कि एडमिन अकाउंट्स, बेसिकली R&D का खर्चा हमेशा ही एडमिन का खर्चा होगा। और जब इंटेंजिबल बन जाएगा तो उसके बाद फिर देखेंगे कि वो इंटेंजिबल जो है उसकी अमोर्टाइजेशन कहाँ जानी है, ठीक है। तो बाय द वे अच्छे से फर्क कोई नहीं पड़ता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वाज इनकर्ड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, जो कि स्टार्ट की थी, अच्छा एंड हो गई, ठीक है। आप अलग अलग कर सकते हैं, मतलब 60 को आप एडमिन एक्सपेंस में डाल दें और 4 को आप सेलिंग एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये एक नई प्रोडक्ट हमने लॉन्च की है, ठीक है। अब जब तक वो बन नहीं गई तब तक तो हमें पता नहीं था ना कि ये बनेगी या नहीं बनेगी। तो R&D का खर्चा तो हमेशा कहाँ होता है, R&D का खर्चा एडमिन में डालना है, ठीक है। फिर जब बन गया, प्रोडक्ट बन गई, तो अब इस प्रोडक्ट को सेलिंग में। बाकी फ़र्क कोई नहीं इतना खास पड़ता, क्योंकि ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये अलग ही पड़ा हुआ है। तो इसको आपने जहाँ कहीं फेंकना है वो खुद ही फेंक सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, सेलिंग में डाल दूँ या एडमिन में डाल दूँ, सेलिंग में, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो ये एक्सपेंस ले जाओ फिर एडमिन में और ये ले जाओ सेलिंग में, कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। चलो अब रेक्टिफाइंग एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल कितों आ गई पाए, लो भाई। तो एक्सपेंस डेबिट 60 से, एक्सपेंस कौन सा वाला, एडमिन वाला, वो तो अभी लिखा ही नहीं था। तो वो ट्रायल से उठाओ, कितना है 302, अल्लाह माफ करे, प्लस जी 60 है, 60 वर्किंग नंबर 4, वर्किंग 3 ही चलने दो, वर्किंग 3 ही चल रही है, ठीक है। उस पर 0.12, अब क्या करूं, 4 करूं उसको, चलो वर्किंग 4 कर लेते हैं जाके, 60 हो गया। और सेलिंग एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन बढ़ाओ कितनी, ठीक है, और सही है। अच्छा बाकी भी देख लेते हैं, मैं जरा तरतीब से चलता हूं, माजरत में पहले लिख गया, जरा जज्बाती हो गया तो मैं लिख गया। ये जनाब वर्किंग नंबर 4 है, पहली बात आपने कहा है, 3 चलने देते वैसे, चलो जी वर्किंग 4। अच्छा इधर देखो, एडमिन एक्सपेंस, देखो कॉस्ट ऑफ सेल में ना फैक्ट्री के खर्चे आते हैं, जो प्रोडक्ट बनी है वो प्रोडक्ट ब्रांड में। अच्छा फिर मेरे ख्याल में इसको एडमिन में डाल दो, जान छुड़ाओ, एम रोले वही ना, ठीक है, सेलिंग में ना डालो। ये कोई ऐसा भी नहीं नज़र आ रहा कि ये कोई, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे वो होता था, कोई ब्रांड है या कोई ऐसी कोई चीज़ है, कोई वो पेटेंट है, कोई जो है वो कोई टाइटल है इस तरह का, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो नई प्रोडक्ट अगर बन गई है, इसको एडमिन में डालो, रोला ही मुका दो, ठीक है, एडमिन ही कर दो, ठीक है, एडमिन। तो चलो तरतीब से चलते हैं, फिर वो सेट कर लेता हूं जाके। 60 से एडमिन एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल 120 से डेबिट और R&D क्रेडिट। अब इंटेंजिबल मेरे पास सवाल में कहीं नजर आ रहा है, नहीं ना आ रहा, तो मैं यहां पे उसको लिख लेता हूं, ये मैंने अपना कॉलम रो अपनी बना ली, ठीक है। इंटेंजिबल
यार एक मिनट प्लीज साइड पे होइएगा, पता है हमें आप मिलियन में जी। ये देखो, ये देखो इंटेंज, अच्छा एक मिनट कितने से जी? 60 से, 60 से एडमिन एक्सपेंस डेबिट, 60 से एडमिन एक्सपेंस डेबिट, 120 से इंटेंजिबल डेबिट, बल्कि यहां ब्रैकेट में लिखो इसको, इसकी मोटाइजेशन भी बाद में दिखानी है ना, ठीक है। तो इनटेंजिबल डेबिट 120 से, और देखो 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 R&D क्रेडिट, यानी एंड पे जब ट्रायल उठाने आओगे तो यहां पे 180 को ना पाओगे, ठीक है। बाकी आपने अभी तक ये फिगर्स उठा ली हैं, ठीक है, ये तो उठ गई ना, लेकिन यहां कुछ बचा ही नहीं। तो अब एंट्री दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो, एक बार देखो, एक्सपेंस डेबिट 60 से, इंटेंजिबल डेबिट 120 से, और R&D क्रेडिट रेक्टिफिकेशन कर दिया आपने। जो चीज बनानी नहीं है तो वैसे ही, ऐसी चीज तो वैसे ही जो कहीं नहीं जानी होती ना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में, उसको मैंने कहा था फेस पे ही सही कर लिया करो। जैसे हमारा वो रेंटल आया था केड़ा सवासी क्लिफ्टन वाले सवाल में, जिसके अंदर 7,000 गलत चीज थी, हमने वहीं पे उड़ा के जीरो कर दिया था उसको, कहीं जाना ही नहीं। फिर दूसरे रेंटर को भी जहां ले जाना था वहां से जीरो करके सही जगह पे ले गए थे। ओके सही है, चलो अच्छा जी। अब अगली एंट्री भी कर लो। अगली एंट्री क्या है? एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल, मैंने कहा इसको भी एडमिन में फेंक दो, ठीक है। तो एक्सपेंस डेबिट वर्किंग नंबर 3 से आया था, तो एक और वर्किंग नंबर 3 से आ गया, एक्सपेंस डेबिट और इनटेंजिबल क्रेडिट, तो इनटेंजिबल क्रेडिट हो गया। पॉज करिए, रहने दीजिए, पॉज ना करिए, चल गया। अच्छा तो ये केड़ा सफा जी यार, एंड पे है, एंड ना निकलिया, फिर एंड तो भी दूर ही है, ये चैप्टर नहीं है, बला है बला। तो अल्लाह ने अगर आपके समझ में ये देने शुरू कर दी हैं चीज़ें, तो मेहनत करना, शुक्र भी करना। यही था, ये जो ब्लैक्स हुआ पड़ा है। लें जी, सॉरी जी। तो एडमिन एक्सपेंस 4 रुपये से डेबिट और इनटेंजिबल 4 रुपये से क्रेडिट। अब बेटा जी ये जो इनटेंजिबल है इसको मैं यहाँ लिख भी दूँ, कितना बनता है? 100। तो ये कौन सा मेरी बैलेंस शीट है जहाँ पे जाना है, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए लिख दिया, ओके, तसल्ली के लिए ज़रा, ठीक है। चलें, कोई मसला है तो पूछ लें। अब वो अलग बात है कि हमने क्या कहा अकाउंटिंग में, पीबीटी तक आते हुए तो ये कर रहे हैं ना, उसके बाद टैक्स वाले क्या कहेंगे, तुम जो हंसे हो ना, मुझे पता लग गया तुम मोबाइल देख रहे थे, ठीक है। अच्छा मेरा अंदाजा गलत। चलें जी, नंबर 4 तो शायद सारी ही को टैक्स की एडजस्टमेंट थी, उसको बाद में देखेंगे। नंबर 5 जल्दी करें, ये पीबीटी बनाएंगे तो फिर चाय पियेंगे इंशाल्लाह। जल्दी करें, जल्दी करें। यानी ये आखिरी एडजस्टमेंट है, उसके बाद शायद हम चाय पीन जोगे हो जाएंगे, ठीक है। हम पीबीटी बना लेंगे उसके बाद। हाँ जी, वर्किंग तो नहीं करनी पड़ेगी। ओह नो, आपके पास पूरे 30 सेकंड है, चलो 1 मिनट है, पूरी वर्किंग करो, 1 मिनट है, पूरी वर्किंग करो। हरी आप बड़ा सवाल करने आयो, कुछ करो भी सही, सारा मैंने करना है। मैं पहले चाय पी के देख रहा हूँ कि कैसी सूरत हाल होती है, फ्रेश होता हूँ या नहीं। अगर होता हूँ तो फिर आपके लिए चाय मंगवाऊंगा, नहीं होता तो फिर कुछ और मंगवा लूँगा। मैंने तो करवानी है, कहता ये एडजस्टमेंट आप करा दें। ट्राई करो, को हाथ पाँव मारो, मुश्किल एडजस्टमेंट है।
अच्छा, वैसे ऐसे सवाल करके कितना कॉन्फिडेंस बंदा महसूस करता है कि यार कमाल हो गया यार, ये तो कुछ भी नहीं निकला। बेटा आप सारी उठा के देख लो, हर सवाल, हर पर्चे, FAR2 तो वैसे भी आपको मुश्किल लगता है, लेकिन हर पर्चे के अंदर इक्का दुक्का सवाल ही मुश्किल होते हैं। तो आपको जिन टॉपिक्स में कोई मुश्किल सवाल नज़र आते हैं उनके आसान सवाल भी तो होते हैं ना उन टॉपिक्स के, तो पर्चे में मिक्सचर होता है। लेकिन जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे होते हैं तो उसमें फिर आप एंड तक जाते हैं जहाँ जो मुश्किल तरीन चीज़ हो सकती है उसमें, तो उस वक्त आपको लग रहा होता है ये टॉपिक मुश्किल ही आता है। नहीं, उस अटैम्प्ट को उठा के देखो पेपर वाइज। FAR2 आसान है, मुश्किल क्या बच्चे बेटा, हुण तुहानू डेबिट क्रेडिट कौन दस, अब अकाउंटिंग आप सर लीजेस भी कुछ नहीं है, तब आप लेट आए थे है ना, ये छुट्टियां की थी, ये छुट्टियां की थी जी। पेपर वर्किंग नंबर 5, आगे चलो। वर्किंग 5, डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या नाम है जी एसेट का, बिल्डिंग, बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, और टैक्स और नेट सरप्लस। ठीक है जी। तो चलें जी, अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट को। कहता है ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML हैड नेट बुक वैल्यू ऑफ 900 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 18, पिछले साल के एंड पे, विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 12, उस दिन इसकी 12 रिमेनिंग लाइफ थी। ड्यूरिंग 19 ML डिसाइडेड टू ऑप्ट रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर इट्स बिल्डिंग, और कॉन्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग स्टार्ट पर ही उन्होंने डिटरमिन करके 1200 निकाल दी, और इसको जो उन्होंने बाद में करना है वो देखेंगे, फिलहाल तो ये जो हुआ है ये कर लें। तो 1 जनवरी 19 को बुक वैल्यू कितनी है जी, 900। ठीक है, इस दिन ही इन्होंने एक लाइन खाली छोड़ी है, और एक लाइन खाली छोड़कर इसको उठाकर ले गए हैं 1200 पे। ठीक है, अब 900 से 1200 पर आया, अभी आइए, अभी FAR1 चल रहा है, अभी FAR2 शुरू नहीं हुआ है ना इस एडजस्टमेंट का। तो 300 क्या आ गया जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अच्छा, अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है इसको तोड़ेंगे भी बाद में, पहले जरा 31 दिसंबर 19 पर, डेट नहीं लिखते होते थे, डेट नहीं लिखते होते थे, डेट नहीं लिखते होते थे, पहले डेट नहीं लिखनी, गड़बड़ हो जाती थी। ठीक है, अच्छा, 1200 और 300 दोनों को हमने रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है, और रिमेनिंग लाइफ सवाल में उसने बताई थी भाई 1 जनवरी 31 दिसंबर 18 या 1 जनवरी 19 पर रिमेनिंग लाइफ उसने दी तो हुई है कितनी, 12। ठीक है, तो डिवाइड बाय 12 और 12। ठीक है जी, तो बताइए जी, 100 और 25। ठीक है, बुक वैल्यू बता दो, 1100 और, वैसे तो इस 275 का हमने भी कमा कर देना है। क्यों 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 बताओ 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 बताओ, क्योंकि टैक्स रेट गिवन है सवाल में। वैसे इधर ये तो ओपन कर लो, इस बेचारे को तो ओपन कर लेना था। खैर चले, हाँ, तो टैक्स रेट तो मुझे पता होना चाहिए ना, बाकी एंट्रियाँ बाद में करते रहेंगे। हाँ, PBT तक आते हुए ये एंट्रीज करनी है ना चानमाई, अभी बताता हूँ तुम्हें, अभी देखते हैं, एंट्रीज करते हैं। ठहर जाना, नहीं होगी तो नहीं करेंगे यार, नहीं लड़ाई क्यों करते हो, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब पहले क्या करो, इसके टेव आओ करो, हाँ, टे बड़ी है करो जी। 30% है, 32% है, 32% है, करो जी। 300 का 32%, तो बकाया, अच्छा जी, चलो ये तो मैं लिख देता हूं आपको। अब अगला 100 का 32%, तो बकाया, सॉरी 25 का 100 सामने, सॉरी 25 का 32%, बकाया 17। ठीक है जी, अब इधर देखो जी, ये सरप्लस अरोज हुआ था, ठीक है, और ये फिर डेप्रिसिएशन हुई है। अब वो सारी कहानियाँ याद आ रही हैं अब आपको आहिस्ता आहिस्ता करके। इधर कितना बच गया जी, 96 है, 88, और यहाँ पे 187। ये सब मेहनत कोशिश करने के बाद आपको याद होगा हम करते थे, चलो जी
इसको छुपाओ, क्योंकि हमने एंट्रीज में इसको नहीं लेना होता था। अब एक होती थी ग्रीन लाइन, अब मुझे याद नहीं है, और एक होती थी येलो लाइन। ये ग्रीन लाइन है, डेप्रीसिएशन थी ग्रीन लाइन पे, नहीं रिवैल्यूएशन थी, मुझे नहीं याद अब, लेकिन ये चलो आज वक्री लैंड पा देने हैं ना, ठीक है। आज की लाइन में ग्रीन पर क्या है, रिवैल्यूएशन, अरोज या एडजस्टेड, और येलो लाइन डेप्रीसिएशन की, ठीक है। अब एंट्री किया करते थे हम, पहले ट्रांसफर की एंट्री होती थी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, और पूरी बात करें तो और एसेट क्रेडिट, फिर एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन डीटीएल क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, ठीक है, ये होना चाहिए था। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन डेबिट, पीएनएल में ये एंट्री होनी चाहिए थी। उसके बाद इस 8 की एंट्री हम करते नहीं थे, और उसके बाद इस 17 की एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इधर देखो, इधर देखो, देखो अब पहली एंट्री जो नजर नहीं आ रही, दूसरी एंट्री ये किया करते थे, याद है, बिल्डिंग डेबिट, डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, लिख लिया भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरी एंट्री होती थी डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट। चौथी एंट्री होती थी सरप्लस इन ओसीआई, ये रिवर्स सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग, ये ओसीआई वाला नहीं होता था, ठीक है ना। अब ये है जो होना था, और उन्होंने क्या किया, बोलो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं किया ना, उन्होंने ये नहीं किया, बस इतनी सी बात है। क्या कहता है, जरा पढ़ो आगे। वो करते हैं सही जी, कहता है सच रिवैल्यूएशन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। तो सबसे पहले तो ये आसान काम कर लें कि जो होना था वो नहीं हुआ, वो कर लें। फिर मैक्सिमम क्या किया उन्होंने कॉस्ट मॉडल पर रहते हुए डेप्शन रिकॉर्ड कर लिया, तो वो डेप्शन एंड पे जाके रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो मैंने ये वर्किंग 5 में जो होना है ये मैंने करना है, ठीक है, समझ आई। और जो इन्होंने कर दिया है थोड़ा सा गलत, वो मैंने क्या करना है, वो उल्टा देना, ठीक है। तो चलो ये दोनों काम ही लिख लेते। पहले आपने वर्किंग 5 के अंदर जो होना था नहीं हुआ वो करना चाहेंगे आप। दूसरे वर्किंग 6 में आप कहेंगे कि जी डेप्रीसिएशन डेबिट, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने डेप्रीसिएशन डेबिट पीपीई क्रेडिट जो करना चाहिए था 100 से, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने पता नहीं कितने से कर दिया है, तो उसको सही कर लेंगे, देख लेंगे ज़्यादा है या कम है। चलें ज़रा ट्राई करें, मैं चाय ख़त्म कर लूँ तब तक। जो होना था नहीं हुआ वो पोस्ट करें। जी एंट्री नंबर क्या बेटा, उसमें क्या है, क्या लिखा हुआ उसमें, मुझे नहीं पता क्या लिखा। मैंने जब पहले स्टार्ट में ब्लैक किया था तो मैंने कहा था ये टैक्स की एडजस्टमेंट है, मैंने इसलिए शायद छोड़ा था। जी सब्र करो, पार्ट 2 शुरू करते हो, सब्र करो। सारा मिठा थल्ले बैठे ऐसे। अच्छा जी, सबसे पहले ना अब हम जो होना है वो करने लगे, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम बना रहे हैं पीएनएल। इधर देखो मेरे बच्चों, पीएनएल बना रहे हैं ना, पीएनएल, ठीक है। तो पहली एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, ना अकोमोडेशन का पता, ना हमें ज़रूरत है क्योंकि हम एसेट अकाउंट बना नहीं रहे, एसेट नहीं बना रहे, ठीक है। अगली बात, ये एंट्री होने लगी है बिल्डिंग डेबिट, डीटीएल क्रेडिट। ये भूल सकता है हमें, ये लेजर चूंकि नहीं बनाया हुआ अभी तक, तो मेरे ख्याल में मेरा मशवरा है अगर तो आपने नोट उधर बनाना है मेन सफ़े पे, तो फिर मैं यहाँ डीटीएल ओपन कर लेता हूँ, वह नोट यहीं बना लेंगे, नोट पता नहीं करने का जाके, ठीक है। तो यहाँ पे करके मैं एक वर्किंग ओपन करता हूँ। वर्किंग नंबर कौन सा बन रहा है हमारा, वर्किंग नंबर 7। यहाँ पे बेटा ये अभी कर लिया करो, ये हमेशा के लिए याद रखो, जब भी ये वाला मसला आए ना, डीटीएल का लेजर ओपन करो, L/A, इसका अकाउंट ओपन करो, पता नहीं ओपनिंग है नहीं है, जो भी है उस सब को छोड़ो, लाल मार्कर वाली एंट्री मुझे याद है ये होती थी, याद है आपको। तो ये एंट्री क्या बनी, बिल्डिंग डेबिट, हम एसेट, हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे, ठीक है। डीटीएल क्रेडिट, यहां पे हम लिखा करते थे एसेट, याद है,
एसेट, बिल्डिंग भी लिख सकते हो आप। 96 से DTL क्रेडिट, और आखिर में सरप्लस इन OCI क्रेडिट कितने से जी? तो ये जनाब आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस का आपका। कौन सी वर्किंग में आपने ये निकाला अभी? कितना जी? 204। ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। यहां तक कोई मसला है तो बताएं जी, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। अच्छा, अब अगली बात। अच्छा सॉरी, सारे काम कर लें। मैंने कहा जो होना है ना सही वाला वो कर लें। ये तरतीब फाइनल अकाउंट में बड़ी आसान चल रही है वैसे। जो होना हो, बहुत सारी एंट्री ना, जो होना है वो कर दें, और जो उन्होंने गलत किया सिर्फ वो उल्टा दें। अब पहले जो होना है वो कर लें, वो बहुत मुश्किलों से हम जानो बच जाते हैं, ठीक है ना। तो जो होना है वो कर रहे हैं। अब पहली एंट्री हो गई, पहली नजर नहीं आती, दूसरी नजर आ गई आपको, जहां जहां नजर आनी थी रेलेवेंट मेरे लिए, ठीक है। तीसरी एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अच्छा, अब दो तरीके हैं। ये बिल्डिंग के साथ उसने लिखा कुछ नहीं हुआ जी, ऑफिस बिल्डिंग लिखा हुआ, तो ये कहां पे इसकी डेप्शन जो उन्होंने पहले से डाली है वो कहां पे पड़ी हुई है? अब दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक क्या है? मैं ये 100 की एडजस्टमेंट पहले जाके कर देता हूं, फिर उस वाली उल्टा देता हूं, या फिर मैं यूं कहता हूं कि 100 हो गया है, होना चाहिए तो 100, वैसे ये होना है, वैसे ही होना है, दोनों देख दो। यहां मैं कहता हूं जी होना चाहिए था डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट कितने से? 100 से, ठीक है। और उन्होंने कुछ गलती से जो कर दिया है वो जाहिर है इससे कम ही होगा, वो लेट से जो भी है, ठीक है, लेट से वो कहते हैं जी वो है 60 मिसाल के तौर पे, तो हम कहते हैं जी तो फिर इसका मतलब डेप्रिसिएशन को मजीद रिकॉर्ड कर दो 40 से। तो ये काम है एक, और दूसरा ये है, दूसरा ये, अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री, इस अप्रोच पे हम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कि इसकी बजाय जो कहा है आपको कि जी आपको जैसे उसमें आया था लीज वाला सवाल आया था फाइनल अकाउंट में, तो मैंने ऐसे ही कहा था कि जो होना है वो कर दो, जो उसने किया वो उल्टा दो। तो जो होना है वो कर दें, तो फिर यही कर लेते हैं, 100 की एंट्री करें, ये होना था ना, ठीक है। तो जिसका दिल करे वो ये भी कर सकता है, ठीक है। वो हम देख लेते हैं कि उसने कितनी डेप्शन चार्ज की थी, ठीक है। तो चलो जी, दूसरी एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से जी? 100 से, और ऐसे ना कर लें यार, ये 60 + 4 दोनों कहाँ से आए थे? वर्किंग 3 से, जरा जगह बच जाए, है जी, वर्किंग 3 से, और ये हो गया ना दोनों। अब जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस बिल्डिंग एडमिन एक्सपेंस, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डन हो गया। और इस 17 की एंट्री कहां जाती है? रीवैल्यूएशन सरप्लस चेंज इक्विटी के अंदर डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग, तो वो एंट्री करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जो होना था वो कर दिया हमने। अब उसने क्या किया? उसने अपने हिसाब से डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज कर रखी है, ठीक है। तो रॉन्ग डेप्रीसिएशन कितनी उसने चार्ज की हुई है? उसने रॉन्ग डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की हुई है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है। ये डेप्रीसिएशन जो उसने चार्ज की वो 900 मिलियन का एसेट था, और इस दिन रिमेनिंग लाइफ 12 थी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो तो बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें तो आपकी डेप्शन निकल ही आती। तो उसने डेप्शन कितनी चार्ज कर रखी है? 900। तो मैं एंट्री नहीं करता वरना आप फिर कंफ्यूज हो गए। रॉन्ग डेप्रीसिएशन टू बी रिवर्स्ड, क्योंकि जो ओरिजिनल थी वो मैंने अब चार्ज कर दी ना पूरी 100, तो अब रॉन्ग को क्या कर दें? रिवर्स, ठीक है। तो वहां मैंने निकाला जी डेप्रीसिएशन, इसने निकाली है जी 900 डिवाइडेड बाय, उसने उसी को ही डेप्रीशिएट कर दिया जो उसका एसेट चल रहा था। कितना आया जी? अब 75 की रिवर्सल करनी है, तो डेप्शन चार्ज करने की एंट्री मुझे आती है, रिवर्स करने की आती नहीं है। चार्ज करने की एंट्री है डेप्रीसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब ये कहाँ पड़ी थी? एडमिन में, तो एडमिन क्रेडिट कितने से? अब यही मैं 25 की नेट एंट्री भी कर रहा था, क्या ख्याल है? 25 की नेट एंट्री भी ऐसी होनी थी, लेकिन फिर आपका ना वो जरा मसला होना था कि आपने 100 की, आपको मैंने क्या कहा? जो होना है वो कर लो,
अब या तो आप वो सारा कुछ उस तरह से ना करें और इतने तगड़े हों कि आप 25 भी लिख लें और आपको पता भी वो रीवैल्यूएशन हो रही है, नहीं तो फिर वो आसान काम है, जो होना था वो कर लिया, जो उसने गलत किया था उसको उल्टा दिया। बाकी अगर आप 25 की एंट्री करना चाहें तो आप प्लस 100 माइनस 75 नहीं करेंगे, बल्कि उसने यहां तक आते आते 302 तक आते आते 75 ऐड किया हुआ है ना, आपने मजीद 25 ऐड कर देना, तो काम फिर भी वहीं आ जाएगा। ठीक है, कौन सा बेहतर लग रहा है? ये वाला बेहतर है। ठीक है, तो चलें, जो होना था वो आपने किया। पहली एंट्री कौन सी थी? ट्रांसफर की, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती, जान छूट गई। दूसरी एंट्री में एसेट बढ़ा और डीटीएल मुझे चाहिए होगा इसलिए वहां पे लिखा, और ओसीआई भी मेरा रिक्वायरमेंट है क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मुकम्मल बना रहा हूं, ये एंट्री आ गई। तीसरी डेप्रिसिएशन की एंट्री जो होनी चाहिए थी वो आई, और चौथी चेंज इन इक्विटी के अंदर आती है ट्रांसफर, वो नहीं आई। ये हो गया। उसके बाद उसने ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है तो इसको क्या कर दो? रिवर्स। तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट और एसेट क्रेडिट 75। अब ये जो दोनों हैं ये भी वर्किंग नंबर, ये वर्किंग 4 से आप उठा कर देख लीजिए। मैंने इकट्ठी जरा रेफरेंस दी है, जरा जगह तंग हो रही थी। ओके ठीक है, तो 75, 100 से एसेट, 100 से एक्सपेंस बढ़ा, 75 से एक्सपेंस कम हो गया, नेट में वही 25 से ही बढ़ा है ना जो हम चाह रहे थे। ओके, तो रेक्टिफाइंग वाला जो करना चाहे वो भी कर सकता है। ओके, पार्ट 2 शुरू करें जी। पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, चलें आगे। ओ भाई चलें, अभी तक मैंने कोई भी टैक्स वाली बात पढ़ने की जहमत नहीं की। ठीक है, और अब मेरे हिसाब से तो बाकी ट्रायल देख लो, ट्रायल में कोई ऐसी चीज रह गई हो, माशाल्लाह टाइम के बाद ना शुरू हो जाए उधर से, ट्रायल में कोई ऐसी चीज रह गई हो जो पहुंची ना हो तो उसको पहुंचाना है। देखो, आपका ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट आइटम है, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आपका उसके बाद ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट आइटम 44 बैलेंस शीट आइटम। ठीक है, 2500 की सेल्स ये जानी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्होंने जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ बचा नहीं, डिविडेंड रिसीवेबल जाना है, एडमिन ले गए, सेलिंग ले गए, फाइनेंस कॉस्ट जाना है, डिविडेंड इनकम ने जाना है, कैपिटल गेन जाना है, अदर इनकम ले गए। तो इस ट्रायल में देखकर जो जो चीजें पहुंचनी है इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नहीं पहुंची वो पहुंचाएं। 30 सेकंड है जी। तो भाई ट्रायल में 1 बाय 1 उठाना शुरू कर दिया आपने। 30 सेकंड में रखें सारी चीजें फौरन फेस पे। तरतीब से चलें, तरतीब से। ये देखें, इंटेंजिबल बैलेंस शीट आइटम, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट, कैपिटल प्रोग्रेस बैलेंस शीट, अलाउंस फॉर बैड डेट ओपनिंग बैलेंस शीट, सेल 2500, कॉस्ट ऑफ सेल 1320, दोनों में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं आई, मुफ्त के नंबर। सेल कितनी जी? 2500 और कॉस्ट ऑफ सेल 1320 जी। जीपी आ जाएगा 1180। उसके बाद अदर इनकम में अभी कुछ चीजें पड़ी हैं, इसका टोटल अभी नहीं करना। ठीक है, अब तरतीब से चलते जाओ। देखो, ये उठा लिया आपने, सेल उठा लिया, कॉस्ट ऑफ सेल, यहां पे कुछ बचा ही नहीं, डिविडेंड रिसीवेबल, ओहो ये तो बैलेंस शीट आइटम है। एडमिन एक्सपेंसेस ले गए, सेलिंग एक्सपेंसेस ले गए, फाइनेंस कॉस्ट 48 फेस पे, डिविडेंड इनकम भी अदर इनकम, कैपिटल गेन भी अदर इनकम, तो 48 फेस पे और 30 और 50 अदर इनकम में ऐड कर दें। 48 फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। और आगे क्या है जी? डिविडेंड कितना है और फिर कैपिटल गेन। हाँ जी, को मसला ले जी, कुछ रह तो नहीं गया? अदर इनकम पहले ही 36 उठाकर ले गए, तो ट्रायल कोई दफा देख लो कोई चीज रह तो नहीं गई इसमें। चलो, तो अब बताओ जी, अदर इनकम 100 ऐड हो गया, उसके बाद इसको सही करो, 254 नेगेटिव, 391 भी नेगेटिव और 48 भी नेगेटिव था। लो जी, पीबीटी आ गया 580। अब आपका सवाल वो बन गया जो आपने IAS 12 में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगले सवाल को भूल जाएं। अब हम सारी बातें भूल कर इधर लाएंगे को, पीबीटी को हम कहेंगे जी ये पीबीटी कितना है जी? रुपीज इन मिलियन जो है ये 587, ये है हमारे हिसाब से प्रॉफिट, लेकिन हमारी और टैक्स वालों की लड़ाइयों की वजह से इसने चेंज होना है और टैक्सेबल प्रॉफिट जो निकलेगा उस पर टैक्स रेट ने लगना है 587।
ठीक है, बात समझ आई। तो अब अगली कहानी शुरू होती है जहां पे हमारा IAS 12 का सवाल मौजूद होता था। ठीक है, जल्दी से जरा करें अब। लो जी, 1 बाय 1 अब काम शुरू करते हैं जी। ले जी, सबसे पहले प्रोविजन क्या कहता है जी। प्रोविजन के बारे में ग्रीन लाइन चलेगी। एज पर टैक्स लॉस ओनली राइट ऑफ्स आर अलाउड। हाँ, तो हमें पहले ही पता था कि रिटर्न ऑफ को टैक्स वाले कहते हैं हम अलाउ करेंगे। अब हाँ, प्रॉफिट की फिगर तक आते आते अब ये ज्यादा अच्छा समझाएगा, लेकिन साथ साथ देखना नहीं है। वैसे पीबीटी तक आते आते हमने 54 का एक्सपेंस बुक किया, टैक्स वाले कहते हैं नहीं हम इसको नहीं मानते, तो इसको उल्टा देंगे। और रिटर्न ऑफ को तो भाई बताओ ऐड बैक करें, ऐड बैक। अब ये ना साथ साथ इधर ऐड हो रहा है, इधर लेस, समझ नहीं आ रही, इधर लेस हो रहा है, छोड़ें इसको, अलग अलग करें। इसीलिए कहा पीबीटी बन गया। अब आपने पीबीटी से ऊपर कहानी को कभी भी नहीं देखना, बस कहानी खत्म हो गई। अब आप यूं समझे कि 587 वाला सवाल, वो के चैप्टर वाला सवाल जिसमें पीबीटी गिवन होता था 587, वहां से आगे सवाल शुरू हुआ है। ठीक है, तो ऐड करें क्या जी, बैड डेट एक्सपेंस कितना जी 50, और लेस कर दें बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब इसमें से आपने 54 आई थिंक निकाला था ना वर्किंग नंबर 2 में। ठीक है जी, तो ये 54 आपने ऐड बैक किया और 40 आपको अलाउ हो गया एज अ डिडक्शन। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ ना, बता दो भाई ने, बता दो यार। क्या नहीं आप यार, ये क्या बात है यार। अच्छा जी, अब देखो जी डबल टिक हो गया। चल हाँ, अब उधर ही चलते हैं, उधर भी चलते हैं, बाद में पता लगेगा पता नहीं। अच्छा चलें जी, डेटर्स का क्लोजिंग और प्रोविजन का क्लोजिंग। अच्छा, इनको अलग लेके जाने की बजाय ख्याल में तो हम क्या कर लेते हैं, नेट करके शो कर देते हैं। बल्कि डेटर्स में तो कोई लड़ाई नहीं ना होती, लड़ाई किस में होती है, प्रोविजन में। तो हम कह रहे हैं 54 रुपए की प्रोविजन है, टैक्स वाले कहेंगे नहीं है। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड डिफरेंस, तो यहाँ पे हमने आकर लिखा जी प्रोविजन। कितनी प्रोविजन है जी 58। अच्छा, तो 58 रुपीज़ की प्रोविजन हमारी किताबों में नजर आ रही है। टैक्स वाले प्रोविजंस को मानते नहीं है, तो 58 का। अब इधर देखो, मैंने कहा था कि प्रोविजन इज जस्ट लाइक लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी वैसे सोच सकते हैं लेकिन ना सोचें, आसान काम है। लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो टैक्स बेस से तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है, बस डबल टिक हो गया। CWIP आ गया आपका, जल्दी करो। ये तो आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट है, इसकी तो ट्रीटमेंट कहते हो तो रिवाइज भी करा देता हूँ, वो सारा कुछ ही बंद हो गया। चलो छोड़ो, आप वैसे अपने दिमाग पे जोर दो, नहीं याद आएगा तो फिर मैं वही दिखाऊंगा जाके, वो जो अभी ओपन किया था। सीधा हो जा। CWIP में पड़ा है 84, अच्छी बात है, पड़ा रहे। ठीक है, और इसमें से निकालना है 16, यानी कि हमारे हिसाब से मैं कह सकता हूँ 84 माइनस 16 कितना बनता है 68 हमारे हिसाब से एसेट होना चाहिए। असल में ना 84 इसमें पड़ा था CWIP में, 16 नहीं पड़ा था, माइनस नहीं हुआ था, तो हमने वो माइनस करके इसको सही कर लिया है। अब ये जो 894 की फिगर है, इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क से मुझे कोई लेना देना असल में था ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यानी कि CWIP में लड़ाई किसी चीज़ की नहीं होती, जो हमारा कैश पे हो रहा होता है। हमें तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ इसी के ऊपर होती है कि हम इस इंटरेस्ट को ऐड करके इस इनकम को माइनस कर रहे हैं। टैक्स वाले कहते हैं ना भाई ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एसिड में नहीं ऐड करना, ये आपने जब इनकर किया आप ले लो, और ये इनकम को इनकम के तौर पे इस पर टैक्स दो, ना कि आप इसको एसिड में से माइनस करो। तो इसको मैंने कहा था नेट करके चलाया करो। ये अभी वो ओपन कर ही लेते हैं ना, अच्छा ज़रा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी लड़ाई किसके साथ थी यहाँ पर IAS 12 में, हमारी लड़ाई थी इस 25 को इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये इनकम, इसको एसेट में
डालना है और माइनस करना है, तो मैंने कहा था इसको नेट कर लिया करो। तो 15 की लड़ाई थी, 400 पे लड़ाई होती ही नहीं थी, ठीक है। तो हमें जरूरत भी नहीं थी असल फिगर की, हमारी लड़ाई सिर्फ किसकी है, इस 15 की, जिसको हम कहते थे एसेट है, टैक्स वाले कहते थे नहीं नहीं ये एसेट नहीं है बल्कि एक्सपेंस है। फिर हमने ऐसा सवाल भी देखा कि उसने सिर्फ वही फर्क वाली चीज दे दी थी। यहां तो पूरा एसेट था ना, यहां पे कोई नहीं था एसेट, लेकिन फर्क वाली चीज आ गई थी। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो लड़ाई ही इसी की थी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा आपको कि ऐसे ही नेट कर लें आप। 84 का एक्सपेंस है और 16 की इनकम है, कितना बनता है नेट होके 68। ये 68 के बारे में हमारा ख्याल है, हम क्या करते हैं इसको, हम इसको कैपिटलाइज करते हैं, हम इसको एसेट बनाते हैं। बाकी अभी तो लड़ाई नहीं है ना, तो बोलो लड़ाई किस पे है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 68। कैसे आया ये 68? वो 84 माइनस 16 करके। टैक्स वाले कहते हैं हाँ ये एसेट नहीं है, ये एक्सपेंस है। याद आया कुछ? तो बोरोइंग कॉस्ट हम नेट करके 84 माइनस 16 68 लिखेंगे, ठीक है जी। ये कुछ याद आया थोड़ा थोड़ा? मैं भूला हुआ था, अच्छा है ना आज शाम को बुला के आपको IAS 12 याद करा, ठीक है। यहां तक को मसला क्या कह रहा है? 2-3 और भी करा दूंगा यार। अच्छा जी, अब ये अगली लाइन हमने बगैर पढ़े कर ली, आप भी पढ़ लो। क्या कहता है? ये हमें पक्का पक्का रूल ही याद है वैसे ही। कहता है एज पर टैक्स लॉस बोरिंग कॉस्ट आर अलाउड व्हेन इनकर्ड। तो इनकर हो गई थी इस पीरियड में, ये तो उसने लिखा हुआ था कि CWIP में इंक्लूडेड है इंटरेस्ट कॉस्ट 84 की, और इसमें 16 का इनकम जो है वो CWIP नहीं पड़ा, ठीक है। तो हमें दोनों फिगर्स मिल गई। अब इनकर हो गई हैं, ये पेमेंट या रिसीट हुई या नहीं हुई, इनकर हो गई हैं तो सामने आए। इनकर्ड के बेस पर ही क्या कहते हैं वो अलाउ करते हैं, तो हमने करा लिया अलाउ, ठीक है। हम 84 माइनस 16 68 को एसेट बना रहे हैं, वो कहते हैं नहीं एसेट नहीं है ये एक्सपेंस है। तो इनकी कैरिंग अमाउंट 0 होती थी। याद है हम यहां से यूं क्या करते थे, 68 लिखा होता तो हम यूं करके वो 1 नोट पे करते थे, नहीं नहीं यहां से गया और निकाल के इधर फेंक दिया और वहां कुछ नहीं बचता था। कुछ याद है? आगे बढ़े। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या फरमाते हैं जी? जी हाँ, डिफरेंस भी निकाल लो यार, सॉरी यार, अब एसेट है ना, अब इसमें क्या डिफरेंस निकालना था? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लो जी, ठीक है। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन एसेट के केस में तो ये टैक्सेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली एडजस्टमेंट होगी सारी। वो कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को टैक्स कॉस्ट को, पूरी कॉस्ट को टैक्स वाले अलाउ करते हैं ओवर 10 ईयर्स। उनको क्या पता कि ये क्या होता है, बस जो कॉस्ट है वो सारी की सारी वो अलाउ करते हैं। तो इसका मतलब पूरा 180, पूरा 180 ये डेवलपमेंट कॉस्ट है। वो तो याद है आपको, हम सिर्फ एक्सपेंस भी करते तो उसको भी वो एसेट बना के कहते थे इसको 5 साल में लेकर जाओ, ठीक है। तो उनका अपने हिसाब है, उन्होंने कहा 180 खर्चा हुआ है ना, बस ये सारा इकट्ठा खर्चा ना लो, ये 10 साल में खर्चा बना लो। अब हमारा एसेट तो मैंने पहले ही बता दिया, वो कितने पे पड़ा हुआ है, ये 116 पे, ठीक है। तो यहां पे आके मैंने लिखा इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। इनटेंजिबल मेरे हिसाब से कितना है जी? 120 था ना? अच्छा 116 में से माइनस, ठीक है। 116 माइनस, हाँ तो बेटा वही कह रहा हूं ना, वर्किंग हद हो गई। 120 था माइनस 4 तो 100, और वो कह रहे हैं ना जी ना, ना जी ना, ये 180 का एसेट है और इसको 18 करके हम अलाउ करेंगे एज एन एक्सपेंस। यानी हमने जो अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड की उसको वो कराएंगे रिवर्स। तो ऐड बैक करें अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन कितनी निकाली थी जी हमने? 120 डिवाइडेड बाय 5 था हमारा, नहीं डिवाइड बाय क्या था? 5 इंटू 2/12 किया था हमने, तो ये निकाला था जी 4। ऐड बैक करवा के उन्होंने कहा चलो जी ओवर, सीधा सीधा ही लेस करो, टैक्स अमोर्टाइजेशन ही लिख देता हूं फिर ताकि एक जैसा रहे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 180 को पढ़ लो एक दफा दोबारा पढ़ लो। अब इन्होंने टाइम बाउंड नहीं करना होता इसको, ठीक है। कह रहे हैं रिसर्च एज अ डिडक्शन ओवर 10 ईयर्स आपने ले लेनी है, ठीक है। तो पहले साल इसका यही बन गया
180 माइनस 18 करवाएंगे। क्या मतलब? वो कहते हैं जी 180 को 10 साल पे डिवाइड करके आपको हम अलाउ करते हैं इक्वल 10 साल के ऊपर। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी? 18। तो कभी भी वो तो कभी इसी बात करना तो दर कर भी दे, वैसे तो हम मानते नहीं है। नॉर्मली टैक्स वाले टाइम प्रोपोर्शनेट करते ही नहीं है। तो वो टैक्स वालों का ही तो ये फरसूदा रूल है कि फुल ईयर डेफिशन इन द ईयर ऑफ एडिशन, नो डेफिशन इन द ईयर। तो वो वैसे भी मंथली बेस पर नहीं करते। वो सादा बात ये कह रहे हैं 180 रुपए का खर्चा हुआ है तो इसको आपने 10 साल में बांट के जो है वो अलाउ करा लेना, बस सादा बात है, मंथली बेस पे नहीं करते फिर। ठीक है, अच्छा वो मैं करता हूं बेटा। 180 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, डिवाइडेड बाय 10, ये 18 आ गया। तो ये 116 और ये कितना आ गया? 1। अब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है या कम है? कम है। कितना? अब यहां पर क्या आ जाएगा? डिडक्टेबल। ये मैं रखूंगा बेटा। ठीक है, सही है। अच्छा वो करते हैं 180 डिवाइडेड बाय 10। लो अच्छा, अब यहां तक कोई मसला? हम कह रहे हैं एक इंटेंजिबल है, ठीक है जी, 120 का है और वो 4 रुपये डेफिसिट हुआ है। ये हमारी अकाउंटिंग हुई थी। उन्होंने कहा क्या मतलब? कोई इंटेंजिबल हम नहीं मानते, हम तो 180 का सारा ही एसेट बना देंगे, आपका 10 साल पे एक्सपेंस बनाओ। तो हमने कहा इसका मतलब हमारे और टैक्स वालों के दरमियान फ़र्क आ गया। अपनी अमोर्टाइजेशन को उल्टा दिया, टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन को रिकॉर्ड कर लिया, कैरिंग अमाउंट अपनी, उनकी टैक्स बेस अपनी। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट तक आते आते कुछ और भी किया हुआ है। ये 4 ही तो नहीं है सिर्फ, ये 4 तो हमने रिकॉर्ड किया था जिसको उन्होंने रिवर्स कराया, उन्होंने पूरे 18 का अलाउ किया है। हमने एक और एक्सपेंस भी बुक किया है, यानी असल में तो वो इसी एक्सपेंस को पकड़े होते हैं। तो हमने 60 का एक्सपेंस रिसर्च के नाम से बुक किया, 1 रुपया इंटेंजिबल ना बनता, यानी हमारा कोई एसेट बनता ही ना। लेट्स से 180 की 180 सारी कॉस्ट हम, जैसे सवाल आया करते थे तो वो कहते चलो 180 को रिवर्स करो, तुमने सारा एक्सपेंस कैसे बना लिया है? और वो 18 करके 10 साल के। असल में कहानी ऐसी होती थी, जो जैसे हमने सवाल किए थे, कुछ याद आया? हम मिसाल के तौर पर हम कहते थे लेट्स से ये सारा 180 क्या होता? एक्सपेंस आउट हो जाता। तो टैक्स वाले आगे बढ़ गए थे, क्या मतलब एक्सपेंस? हम कहते यार बुरी डेवलपमेंट है, रिसर्च है। उनका चलो एड बैक करो 180, 10 साल के ऊपर 18 करके एक्सपेंस लो। ऐसी 2-3 एडजस्टमेंट्स हमने की थी। आज ये हुआ कि अगर असल कुछ इंटेंजिबल बन गया, वो हमने एसेट रिकॉर्ड किया और कुछ हमने 60 का एक्सपेंस बनाया। टैक्स वाले ने कहा ये क्या है? ये एक्सपेंस को नहीं रिवर्स करो, ये तुम्हारी अमोर्टाइजेशन भी क्या है, एसेट रिवर्स करो, बस 180 को 10 साल पे ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन को भी ऐड बैक करना है और हमने डेवलपमेंट R&D एक्सपेंस लिख दूं, याद रह जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। वो जो आपने बेटा जी जनवरी फरवरी कितने महीने थे? मार्च तक थे। फरवरी देखो, फरवरी मार्च अप्रैल था ये। तो फरवरी से अप्रैल तक का जो 60 रुपए का आपने खर्चा वो माइनस किया था, यहां तक आते आते दिखाऊं कहां माइनस हुआ है? ये यहां पे प्लस हुआ है। आप कहोगे प्लस नहीं हुआ, असल में ये इस फिगर में ऐड हुआ था जो फिगर माइनस हुई है। तो 587 तक आते आते ये 60 रुपए का एक्सपेंस जो रिकॉर्ड हुआ था, आपने इसको रिवर्स की। समझ आई? यानी हमारा जो भी था, कर लो, ऐसे कर लो। एक मिनट, फंस रहे हो आप, मुझसे दोबारा काम करवाया। इधर देखो, ये एक्सपेंस 60 का रिकॉर्ड किया हुआ है और फिर हमने एसेट बनाया। टैक्स वाले कह रहे हैं ना 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 ना, ये एक्सपेंस हम नहीं मानते, हम तो टोटल 18 रुपए का एक्सपेंस अलाउ करेंगे। यही कहा है उन्होंने। शक्लें बनाई रखोगे तो मैं 10 बार समझाता रहूंगा, मैं नहीं छुट्टी देनी। मेरी बात समझें और बताएं मुझे। टैक्स वाले कह रहे हैं 180 की डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट जो है उसको 10 साल पे एक्सपेंस बनाओ। यानी उन्होंने क्या अलाउ करना है? सिर्फ 18 रुपए का एक्सपेंस, बाकी का उन्होंने अगले सालों में अलाउ करना है। हमने क्या किया हुआ है? हमने 60 का एक्सपेंस R&D का रिकॉर्ड किया था और 4 फिर एसेट का अमोर्टाइजेशन। तो जो हमने किया था ये हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टाना पड़ेगा। तो हमने पहले जाकर इसको उल्टाया, ऐड बैक करो R&D एक्सपेंस। R&D एक्सपेंस कितना है जी? 60 का, ये मैंने ऐड किया
और उसके बाद साथ ही अकाउंटिंग वालों की अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ये भी उन्होंने हमें रिवर्स कर दी 4 रुपए। ये मैंने वर्किंग नंबर केडी सी है, केडी वर्किंग सी, वर्किंग 4 थी, ये वर्किंग 4 में मैंने निकाला था। ठीक हो गया? अब जाके देख लो उसको, समझ आई? अब एक तो शक्लें बनी हुई थी, समझ आई? ये तो हमारा उन्होंने काम सारा उलट करवा दिया। हमने कहा फिर तुसी कुछ करोगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ, पूरे 180 को 10 साल के ऊपर बांटकर एक्सपेंस ले लो। यानी उन्होंने 180 का एसेट बनाया, हमने 120 का एसेट बना के 4 डेप्रिशिएट किया था ना, मोटाइज। बोलो, उन्होंने 180 का बनाकर 18 अमोर्टाइज करने दिया। यानी उन्होंने हमें अलाउ किया इसमें से टैक्स वाली अमोर्टाइजेशन, वो कितनी है जी? अमोर्टाइजेशन 180 डिवाइडेड बाय 10, 18। अब कुछ बेहतर हुआ? जरा तरतीब सीधी हुई है। अभी भी किसी को नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं, मैं फिर समझा देता हूं। समझने वाला पॉइंट तो अभी आया ही नहीं, आप लोग अभी से ऐसे हो रहे हैं कमले रमड़े। अगला पॉइंट क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर एक्सीडेड। उफ, ये कहां से आ गया? जस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वो एक्सीड कर रही है अकाउंटिंग डेप्शन जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स है बाय, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वाली कौन सी है? वो जिसमें 75 एडेड था, इसका ये वाला। तो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, पता नहीं इसका क्या करना है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड को छोड़ो, ठीक है। बहरहाल इतनी सी बात है, फिलहाल इसको देखो जरा। ये तो समझ आता है ना? अच्छा, अब चलो ठीक है, ये तो समझ आ गया। आप ले लो 1 को 0, ले लो 1 को 0, ले लो। अकाउंटिंग वालों का पीपीई बनाओ, टैक्स वालों का पीपीई बनाओ, ठीक है, और करो कोशिश। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लो। क्या कहता है जी, कौन सी डेप्रिसिएशन ज़्यादा है? टैक्स वाली ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा? कर लो, फिलहाल कर लो। अच्छा, अब ओपनिंग बताओ। हाँ, कैसे अज्यूम करें? कोई फ़र्क शर्क होता, कहीं से को फ़र्क मिल जाता ओपनिंग का क्लोजिंग का? पूरा ज़रूरत है ना बेटा, ज़रूरत है। मसला पता है क्या है? मैं बताता हूँ मसला क्या है। मसला ये है कि पीपीई हमारे पास है, लेकिन पीपीई का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस निकालने का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। लगा लो सारा जोर जैसे मर्जी, नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं ज़्यादा यहाँ पे तफसीलें नहीं लिख रहा था। आप कहते थे पता नहीं छेती छेती उधर रहे, छेती छेती क्यों कर रहे हैं। असल में मैंने आपको ये बताना था कि ये वाली अप्रोच जो है ये हमारी फेल हो जाती है इस सवाल के अंदर। जो मर्जी कर लें आप, डेफर टैक्स को इस अप्रोच से नहीं निकाल सकते। अगर ये अप्रोच फेल होती थी तो फिर बाद में कौन सी अप्रोच लगा करती थी? इनकम स्टेटमेंट वाली अप्रोच लगा करती थी। तो वो हम यहां पर लगाएंगे वर्किंग नंबर। अच्छा, वैसे इसका नंबर कौन सा बन रहा था? वर्किंग नंबर ये 6 हो गई थी, उसके बाद 7 कहाँ है? 7 बन गई थी, चलो इसको 8 कह दें, 8 कह दें। लेकिन ये 8 जो है ये आपको रीवर्क करनी पड़ेगी, ठीक है। आप नई जगह पे जाके बनाए, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचा आप लोगों ने कि कभी ऐसे नहीं हुआ, इधर टैक्स का रेट इसको अलग देना चाहिए था, फिर टैक्स देता, पता नहीं क्या कर रहा है आज। असल में ना मेरी वो देन में यही था, काटनी है बात से, खैर है कोई बात नहीं, ठीक है। अब अच्छा जी, अब जो अच्छा देखे ना बेटा, पता है क्या, मैं डायरेक्ट ये बात कर देता तो ये ऊपर वाले पॉइंट्स ऐसे समझ ना आते। ऊपर वाले पॉइंट्स आपने ऐसे ही समझे हुए थे तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर जबरदस्त समझ आते गए। अब सिर्फ एक पॉइंट वो डेप्रिसिएशन वाले ने तंग करना है थोड़ा सा आपको, ठीक है ना। बाकी जो है ज्यादा कोई चीजें तंग नहीं करेंगी आपको, कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मसला यह है कि पीपीई का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का निकलना मुहाल था। तो जब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डेटा गिवन ना हो तो हम लगाया करते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, जिसके अंदर हम लिया करते थे एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्स रेट और टैक्स।
ठीक है जी। अब जो एडजस्टेड होता था उसके बारे में क्या कहा था आपको कि अनएडजस्टेड क्या उठाना है? कोई नहीं, हंसने क्या बात है, क्या हुआ है यार? पेज नहीं ना पढ़ना यार, ये गलत बात है यार, आपको चाहिए था ये। देखें प्लीज समझे इस बात को, मैंने जानबूझ के इस चीज को ऐसे ही किया, आपको ऐसे करना चाहिए था। यही चीज तो आपने देखनी है कि एक जब वक्त आया, उससे पहले तक काम चल रहा था, एक वक्त आया कि हमारी ये वर्किंग फेल हो गई, तो फिर हमने उसको काटा, हमने कुछ सोचा अब क्या करें, तो हमें फिर याद आया अच्छा हाँ, जब ये फेल होती थी तो फिर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच चलती थी जिसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये फेल तो हो गई है, अब अगली जब लगेगी तब देखेंगे। फिलहाल तो एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट और फिर टैक्सेबल प्रॉफिट, जितना कमाया, ज्यादा कमाया कम टैक्स दिया, ज्यादा टैक्स दिया कम कमाया था, वो याद आ रहा है आपको? तो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस पर रेट लगाते थे हम, और रेट लगाकर जो टैक्स निकलता था उसको जरा सोचना मैन्युअली पड़ता था इस एंट्री के अंदर, फिर इस अकाउंट के अंदर हम पोस्ट करते थे। सवाल में कहीं पे मुझे ओपनिंग डेफर टैक्स नहीं गिवन आई थिंक, है ना? तो मसला ये भी तो है ना कि हमें ओपनिंग भी नहीं पता, हमें क्लोजिंग भी नहीं पता, ये भी एक मसला है। अब डीटीई बैलेंसिंग निकलता था पहले, तो आज बैलेंसिंग नहीं, डीटीई की फिगर आज हम यहां से डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये मसला था। ठीक है जी बेटा, तो एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट याद कराता हूं आपको, रिवाइज कराता हूं आपको। मैं लेक्चर क्यों बताऊं? अगर आप लेक्चर दोबारा सुनने लग गए बेटा तो सारी जिंदगी फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ी सादा सी बात थी जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई किताबों के अंदर है, जो हमें यहाँ से ही पढ़ लेनी है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, डेफर टैक्स निकालने की दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, इट विल गिव डेफर टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, और ये मैंने 3-4 सवालों में लगवाई थी सॉल्यूशंस के ऊपर जाके, जब ये सिखाया था आपको। फिर फाइनल अकाउंट के एक और सवाल में भी इसने भी अप्लाई होना, शायद 2 सवालों में और अप्लाई हो। ठीक है, एनीवेज ये वापस आ चुकी है बिग टाइम। ये IAS 12 के सवालों में नहीं अप्लाई होती थी, क्योंकि IAS 12 में स्टैंडर्ड ने कहा हुआ उस तरीके से आपने IAS 12 में डेफर टैक्स लायबिलिटी या एसेट निकालना है, लेकिन इन सवालों में अक्सर आके डाटा की कमी की वजह से ये अप्लाई करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो हाँ जी, ये जट का तरीका भी यही था। खैर, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता था, अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी पीबीटी को पकड़ें, इसमें ऐड करें वही रुख, ऐड करें डिडक्शन नॉट अलाउड, लेस करें एग्जेम्प्ट इनकम। ये दो तो आपको याद थे, और लेस ही करना होता है आपने इनकम टैक्स एट सेपरेट। तो ये वाला रिवीजन वाला मामला था, यानी यहां पर आप पीबीटी लिया करते थे, लेस करते थे आप। अच्छा, आज तक क्या हुआ है? आज तक जो डिडक्शन परमानेंट डिफरेंस वाली नॉट अलाउड होती थी, आप क्या करते थे? बोलो। और एग्जेम्प्ट इनकम क्या करते थे? लेस। तो लेस की जाती हैं एग्जेम्प्ट इनकम्स, ऐड बैक की जाती हैं। एक मिनट, जो सेपरेट ब्लॉक होती है वो भी क्या करते हैं? लेस ही करते हैं ना। तो ठीक है, इन दोनों को बाद में रखते हैं, पहले आप लिखें वही वाला वैसे जहां पे लिखा हुआ है डिडक्शन नॉट अलाउड, ये आपका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिडक्शन नॉट अलाउड माइनस एग्जेम्प्ट इनकम माइनस सेपरेट ब्लॉक इनकम। ओके, और यहां से आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आएगा, जिस टैक्सेबल प्रॉफिट पहले से आपके पास पड़ा होगा, और इनके डिफरेंस पे रेट लगाएंगे। ठीक है, ये 3-4 सवालों में किया था, लेकिन उसके बाद हम भूल ही गए थे कि ये भी है। मैंने उसको कहा भी था आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये ज़रूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो ज़रूरत आज आन पड़ी है, कोई बात नहीं। ये रिवाइज करना इसीलिए होता है कि भूली हुई चीज़ें हमें याद आ जाएं। ओके, तो पीबीटी हम लेंगे। क्या सवाल नहीं करवाया था? इसको कोई सवाल हमने नहीं किया, सवाल आया ही अब है, सवाल आया ही अब है ही फाइनल अकाउंट के अंदर। उधर तो मैंने कहा था ये यूज ही नहीं करना, इसके नंबर नहीं मिलते IAS 12 के सवालों में। यहाँ तो मजबूरी है, बफलो ब्राउन है, यहाँ पे कर नहीं सकते, बफलो ब्राउन है।
जिस वजह से आज हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलें जी, ये इंशाल्लाह करते हैं एंड पे आके, आगे बढ़। टैक्सेबल प्रॉफिट डिफरेंस, अब फिलहाल मसला क्या है, ये तो चलो आपके पास मौजूद है, इसमें एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, बाकी सवाल देख लें। अभी ये तो निकालना बाकी है, ये भी सही कर लेंगे, ये निकालेंगे तो उसके बाद ही ना। ओके चलो आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह। टैक्स डेप्रीसिएशन। अच्छा अब इसका क्या करें यार, देखो इधर देखो, इधर देखो, आपने जिस पीबीटी से स्टार्ट किया है उस पीबीटी तक आते आते कितना ऐड हुआ पड़ा है? 100 ऐड हुआ है, 100 ऐड, 100 ऐड हुआ है ना, और 75 क्या हुआ है? मतलब आपने एडिशनल जो 25 है आप अकाउंटिंग वालों ने वो ऐड कर लिया है। ऐसे ही है, टैक्स वाले क्या कहते हैं, वो कहता है कि टैक्स डेप्रीसिएशन जो है, किस रंग से करूं, इसी से ही करना है। टैक्स डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर जो है वो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन जो ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड की थी उससे 200 ज़्यादा है। तो टैक्स डेप्रीसिएशन 200 है, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन 0 है। अभी आपने बताया था, कहाँ किया था? ओ नो, मैं फिर भी कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है जी, आपने कहा था अभी कि हमें जो समझ आई है वो तो सिर्फ इतनी सी है कि पीपीई के अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग और पीपीई के अकाउंट के अंदर टैक्स। तो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन और टैक्स डेप्रीसिएशन जी कौन सी ज़्यादा है? टैक्स डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन से ज़्यादा है। जो बात वो कर रहा है ना बीच में, वो हमारी जो गलती वाली है उसको छोड़ो, ये आज तक कभी इसने नहीं कहा था जालिम ने। खैर चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि 200 वाली डेप्रीसिएशन अलाउ होगी और ये रिवर्स होगी। ये बात मानते हो? तो पहले ये काम कर लें, बोलो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ऐड करें 0, टैक्स डेप्रीसिएशन लेस कर दें, तो लेस टैक्स डेप्रीसिएशन पीपीई वाली कितनी? 200। 0 को ऐड करने की जरूरत है। अच्छा अब अगली बात, ये जो इंक्रीमेंट है जो इस भाई ने बताया है, ये बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जो आपने डेप्रीसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड की थी ना उसमें ये 200 से ज्यादा थी। यानी इस वाली डेप्रीसिएशन में तो आपने 75 रिकॉर्ड किया था ना, ये जो आपका जो ये पिछली बिल्डिंग है इसका 75 रिकॉर्डेड था ना, बाकी और भी बहुत सारी डेप्रीसिएशन होंगी, लेकिन बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन इसमें कितनी थी? 75। इस वाली डेप्रीसिएशन का और इस वाली डेप्रीसिएशन का डिफरेंस ये आया था 200, जिसमें बिल्डिंग वाली डेप्रीसिएशन कितनी शामिल थी? 75। अगर बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन 100 होती तो फिर ये नहीं, इसका तो फर्क 200 ही रहना था। इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, मतलब यूं समझ लें कि हमने, आसान करूं जरा, हमने 25 रुपए की डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग में मजीद चार्ज की है, जिसके अगेंस्ट टैक्स वालों का तो कोई मसला नहीं है। क्या ख्याल है? तो ये 25 रुपए की डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग वाली डेप्रीसिएशन है जो हमने अब चार्ज कर दी है। अगर ये 25 प्लस करते ना तो ये भाई वाली बात मानते तो यहां पे आपको ये 25 नजर आता। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 25। ये तो हमने 25 ऐड किया ना, ये हमने ऐड नहीं किया जब तक, तो उन्होंने अपनी पुरानी डेप्रीसिएशन और टैक्स डेप्रीसिएशन का फर्क निकाल क्या दिया था? 200। वो 200 का फर्क कौन सी डेप्रीसिएशन के साथ था? जो पुरानी डेप्रीसिएशन उन्होंने चार्ज की हुई थी, जिसमें 25 ऐड नहीं था। इस 302 के अंदर वो जो पड़ी थी सारी डेप्रीसिएशन डाल डूल के जो फर्क था वो कितना था? 200। ठीक है, ये 200 रुपए का डेप्रीसिएशन का फर्क है जो टैक्स वालों का और हमारी पुरानी डेप्रीसिएशन का है। यानी कि 200 टैक्स वालों की अलाउ हो गई और 0 जो है वो डिसअलाउ हो गई। 0 ऐड किया, 200 लेस कर दिया, यहां तक कोई मसला? अब हमने अकाउंटिंग में रीवैल्यूएशन करके ना, तो अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से 25 रुपए की एक डेप्रीसिएशन और ऐड बैक कर दी, जिसके बारे में वो कह रहा है रीवैल्यूएशन को हमने आज तक कभी नहीं माना। डेप्रीसिएशन किधर गई? डिवीजन को लिखा नहीं यहां पे, ये लिखा हुआ, ये
रीवैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट, वो रीवैल्यूएशन को मानते ही नहीं है, मानते नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 25 आपने ऐड किया, क्यों किया? कोई गलती तो नहीं थी, उन्होंने सही डेप्शन रिकॉर्ड की थी 75 से, रीवैल्यूएशन क्योंकि नहीं की थी तो डेप्शन 75 से रिकॉर्ड हुई थी। हमने जब रीवैल्यू किया तो डेप्रिसिएशन 100 से रिकॉर्ड करनी थी तो 25 से मजीद बढ़ाई। तो हमने जो 25 से मजीद डेप्शन बढ़ाई है, ये रीवैल्यूएशन की है ना, टैक्स वाले तो इसको मानते नहीं है। मतलब ये वो 25 रुपए की डेप्शन है जो मजीद रिकॉर्ड की है हमने इस पीबीटी तक आते आते। अगर सवाल वाला पीबीटी ही मिलता तो उसमें ये 587 ना होता, इसमें 25 कम होता। अगर सवाल वाला पीबीटी होता जिसकी डेप्रिसिएशन से सवाल वाले ने कहा है कि 200 रुपए टैक्स डेप्शन ज्यादा है, उस डेप्रिसिएशन से जो सवाल में पड़ी थी जिससे टैक्स डेप्शन 200 रुपए ज्यादा है, वो 25 रुपए बगैर वाली थी। तो 200 रुपए का फर्क आपने पहले रिवर्स कर दिया कि अकाउंटिंग डेप्शन 0 हो गई, टैक्स डेप्शन क्या हो गई? 200। ये बात समझ आई? ठीक है, तो टैक्स डेप्शन माइनस हो गई, अकाउंटिंग वाली 0 ऐड हो गई। अब ये सब तो उसने कहा पुरानी डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी उसके हिसाब से ये फर्क था, लेकिन हमने गलती सही की जिसमें हमने ये 25 रुपए प्लस कर दिए। अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड की, ये उन्होंने नहीं की हुई थी। टैक्स वाले इसको मानते नहीं हैं, तो फिर हमें एक चीज और भी करनी पड़ेगी और वो है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो हमने, हाँ जी, जो हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो हमने रिकॉर्ड की, हमने की रिकॉर्ड, ठीक है, जगह काटेगी। समझ गए आप? ठीक है, तो ये कौन सी वर्किंग में थी जी? हाँ, ऐड होगी। कौन सी वर्किंग थी? वर्किंग कौन सी थी जो वर्किंग रीवैल्यूएशन की थी? वर्किंग 5 जो आपने नीचे लिखा भी था, कहां गई? मैं आप ही देख लांगा। ये देखें जी, ये वर्किंग 6 है, वर्किंग 6। तो जो 25 है वो रिवर्स, बेसिकली आपने 75 की डेप्शन ऑलरेडी चार्ज थी ना, वो रिवर्स की। तो जो हुआ वो क्या हुआ? 100 ऐड हुआ, 75 रिवर्स हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि 25 यहां पर मैं यूं लिख देता हूं कि 100 माइनस 75 वाला मसला है। ये कितना? 25। क्योंकि ये हमने यहां तक आते आते क्या की है, एक्सपेंस में ऐड कर दी, यानी पीबीटी तक आते आते लेस की है। तो इसको क्या कर देंगे, अब ये एक पॉइंट है यहां पर और एक पॉइंट है यहां पर जो दो सवाल में समझ नहीं आते, बाकी सारा सवाल सही है। लेकिन अब क्या करें, हर सवाल में बरकत के लिए ऐसा पॉइंट होता है। एक छोटी सी बात उसने लिख दी बदतमीज ने कि टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 200 रुपए ज्यादा है, लेकिन ये उस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 200 रुपए ज्यादा है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी। अब ऑलरेडी रिकॉर्डेड तो 75 रुपए थी बिल्डिंग की, हमने उसमें 25 ऐड कर दिया, तो 200 का फर्क तो उसने बताया था, ये 25 का फर्क तो उसने निकाला नहीं था। ठीक है, यानी अगर अकाउंटिंग डेप्शन 25 रुपए ज्यादा कर देते, यूं भी कह सकते हैं आप कि अकाउंटिंग डेप्शन आप सोचे ना कि 25 रुपए ज्यादा थी, तो फिर डिफरेंस जो होता वो 175 का होता। कितना? 100। यानी कि अगर ये वाली डेप्शन आप शामिल करके फर्क निकालें तो यूं होना चाहिए था जुमला, अगर उन्होंने 100 रुपए की डेप्शन ही चार्ज पहले से की होती तो हम कहते कि टैक्स डेप्शन अकाउंट डेप्शन से 175 रुपए ज्यादा है, तो फिर 175 रुपए ही बन रहा है जो हम लेस करते। ठीक है, बहरहाल क्या करें, कल फिर पूछ लेना इस सवाल को, सोचोगे आराम से, फिर पूछ, नहीं समझ आ गई फिर भी कल पूछ लेना, कोई नहीं, जिनको नहीं समझ आई उनको कह रहा हूं, जिनको समझ आ गई उन्होंने थोड़े पूछना है। ओके, चलें आगे, आ जाओ, जज्बाती हो गया थोड़ा सा जी। ये भाई ये एक चीवल पॉइंट था, चीवल। चलें आगे। ओके जी, आखिरी पॉइंट है बस। यार इतना आसान, कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कैपिटल गेन कितना है? 50। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो इसको क्या कर दो, इसको माइनस करो, ये परमानेंट डिफरेंस है। लेस कैपिटल गेन लेस, ये परमानेंट डिफरेंस है, सही है, ये रिकंसिलिएशन में काम आएगा। तो यहां पे इसलिए हमने इसके साथ लिख लिया, बाद में याद रह जाए, परमानेंट डिफरेंस कितना है जी? 50। इनकम यहां तक आते आते ऐड हो गया था, नहीं नजर आ रहा तो इधर देखो, अदर इनकम में ये 50 पड़ा है, 100 के अंदर एडिड है, तो प्रॉफिट तक आते आते हमने क्या किया हुआ, इसको ऐड, इस पे टैक्स नहीं लेना तो एग्जेम्प्ट है, माइनस करो। आगे कहता है, अरे डिविडेंड वॉज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 15% इन 19, हमारा 19 है ना, हाउ एवर विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जनवरी 20 डिविडेंड वुड बी टैक्सेबल एट। अब ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी।
ऐसे सवालों में, क्योंकि आपके पास तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग होती थी, आप सुकून से उसके अंदर रेट रूट लगा लेते थे। आज तो वो है नहीं। तो क्या हुआ, मैंने कहा दो चीजें हैं, एक ये 25 समझ नहीं आता और दूसरा इसकी समझ नहीं आती। कोई गल नहीं, करंट टैक्स की समझ आती है ना। क्या कहता है, डिविडेंड रिसीट बेसिस पर। अब सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। और कौन से लेजर को बना लेना है जी, जब कभी वर्किंग नंबर 9 बनेगी। जब कभी आपको कहा था एक्रूअल आए, आपने लेजर बनाना है। स्टेप 1 क्या होता था, लेजर। तो इनकम का लेजर बनाएं। अब आए जरा सवाल में, जो आपने छोड़ा था, ये सब कुछ किस लिए था, ये सब कुछ हमारे पार्ट बी के लिए था। ठीक है, लो जी, डिविडेंड रिसीवेबल है, क्लोजिंग में रिसीवेबल, कुछ याद आया, डिविडेंड इनकम का लेजर बना, रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है जी, क्लोजिंग रिसीवेबल सवाल से आपको मिला है, क्लोजिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रायल में तो क्लोजिंग ही है ना। अच्छा, उसके बाद आपको दूसरी चीज ये देखनी होती थी कि इनकम का लेजर है, तो इनकम के लेजर में कैश इधर आएगा, पीएनएल फिगर डेबिट साइड पे आएगी। ठीक है, और वैसे पीएनएल वाली फिगर सवाल में गिवन है, और वो क्या है जी, डिविडेंड इनकम 30। प्रॉफिट तक आते आते हम ये इनकम ऐड करते हैं, आज तो नजर भी आ रहा है। ठीक है, होश में हो, कुछ थोड़ा बहुत होश में हो। इनकम पीएनएल में आई कितनी, 30, तो बैलेंसिंग कैश। अब इधर देखो जी, अकाउंटिंग। अच्छा, अब हम अकाउंटिंग वाले एक्रूअल पे होते हैं हमेशा, टैक्स वाले कभी एक्रूअल पे कभी कैश पे। आज किस में है, कहता है हाँ, डिविडेंड वाज टैक्सेबल ऑन, यानी कि टैक्स वाले कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। टैक्स वाले, आज क्लास थोड़ी आगे चली भी जाए तो खैर है, इसीलिए तो इस वक्त बुलाया है, मैं सवाल पूरा करना है ना। ठीक है, तो इसीलिए इस वक्त करवा रहा हूँ जी, इसीलिए दूसरा भी हफ्ते को कराऊंगा लंबा सवाल, ताकि तसल्ली से, कोई जल्दी ना हो। बस होगी, कोई बात नहीं, निकल जाओ, खबरदार लत्ता पाने निकले कोई, तो मैं मजाक कर रहे हो नया वाला, ठीक है ना। अच्छा जी, कैश बेसिस यूज कर रहे हैं, बस खत्म है सवाल, बस कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बस ये आखिरी पॉइंट समझ आएगा तो खैर है, सवाल पूरा कर लेंगे, नहीं समझ आएगा तो कल दोबारा समझ लेंगे, पर सवाल पूरा करने में 5 मिनट 10 मिनट 15 जो लगे वो कर लो। बस जहन पे जहां जोर पड़े ना देना जोर, कोई बात नहीं। यही सवाल तस्वीर खींच जाएगी, तस्वीर खींच के इधर आ जाएगा। कल वाले लेक्चर में सवेरे आप नहीं समझ आई होगी स्टिल, घर जाके भी, क्योंकि आ जाती है नॉर्मली, नहीं आएगी तो फिर करेंगे बात, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, इसलिए तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, जल्दी करनी तो आप कहता हूँ होमवर्क कर लो, समझा दूंगा। ठीक है, ले जी, होमवर्क में ये नहीं होना था, आधा सही हो जाना था। अच्छा सुनो भाई, कैश बेसिस क्या मसला है, कौन बोल रहा है, कौन बोला, तंग कर रहे हैं तुम्हें, बताओ ना जरा मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तंग किया उन्होंने तुम्हें, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, हम इधर ही जमात करेंगे अभी इंशाल्लाह खुद। ठीक है, आप जमात कराना, मैं आपके पीछे पढ़ूंगा, क्योंकि जिन्हें तुम मेरे तो नाराज हो, मेरे पीछे ताड़ी नमाज नहीं होनी है, थोड़े पीछे मेरी हो जाएगी, मैं राजी हूं ताड़ते जी। कैपिटल गेन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, डिविडेंड वाज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस इन 15, जबकि हाउएवर विद इफेक्ट डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल होगा 20 पे, लेकिन कैश बेसिस अभी भी है। अब अगर हम एक्रूअल पे, टैक्स वाले कैश पे, याद है कि ये दिखाऊं जाके, हम कहते थे उल्टा दो पीएल, रिकॉर्ड करो कैश, सब याद है आपको इंशाल्लाह। तो उल्टाओ भाई, कम पीएनएल में 30, प्रॉफिट तक आते आते हमने 30 ऐड किया हुआ है, वो 30 को क्या कर दो, लेस। क्या है जी इसका नाम, डिविडेंड इनकम। ठीक है, और ऐड बैक करो डिविडेंड रिसीव्ड। और ठहर जाओ ना, ठहर जाओ, तरतीब नहीं छेड़नी, जैसे करवाया था वैसे ही करो ना, ये कोई बात है यार जी। कितना रिसीव हुआ, 20। अब ये लिखने के बाद हमें साथ ही ख्याल आता था, ओ अगर ये 20 यहां लिख दिया तो इस पे तो 32% लगेगा, जबकि वो कह रहा है 19 के अंदर इस पे लगता कितने परसेंट है, तो हम ये लिख कर यहां से काट देते थे और कहते थे आओ ना जरा नीचे खुशबू लगा के। तो यहां पे हमने टैक्स ऑन ये 20 एट द रेट ऑफ
15% ले देते, तो बता दो 20 into 15%। जी कितना? 3। ठीक है, अब बाकी सारा कुछ करने के बाद ये 3 ऐड हो जाएगा, करंट टैक्स तो हमारा निकल आएगा, डेफर्ड टैक्स भी अल्लाह कर सी निकल आसी। ठीक है, अभी कहां से, अभी तो देख लें आगे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं रह गई, और देखने दो, देख तो लो, कोई नहीं है। चलो जी ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो मेरे ख्याल में हम टैक्सेबल प्रॉफिट पहुंच गए। तो कितना ही टैक्सेबल प्रॉफिट? शुक्र है 324। ये तो यहीं पे ही निकल आया यार, तो इसको ऊपर ले आओ, इतनी थल्ले जगह जाके। एक मिनट ठहर जाओ जरा सब्र से। 324, अब ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। अब इस पे हम लगाएंगे टैक्स रेट। वो टैक्स रेट है जनाब 32%, तो 324 इंटू 32%, आंसर इज 0.68। और ये 3 भी ऊपर ले आओ ताकि जरा कुछ जगह कहीं और काम आ जाएगी। तो 20 पर 15% लगा, ये टैक्स है, टैक्स ऑन 20 एट द रेट ऑफ 15%। तो ये जनाब आपका करंट टैक्स आ ही गया। बोले जी, ठीक है जी। इसकी एंट्री क्या होती थी जी? CTE डेबिट, CTP क्रेडिट। ठीक है, अब अच्छा हुआ सिर्फ पता क्या है, आपने PBT खुद निकाला है, और इस चीज के, और इसमें कोई सिवाय 25 रुपए वैल्यू से एडजस्टमेंट के बाकी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपको परेशान करती। लेकिन मसला कहां पे आया, जैसे ही आपको PBT खुद निकाल के लाना पड़ा, आपको लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ, दिल टूट गया। तो आप खुद सोचो, मैं स्टार्ट में ये कह देता था, फिर जिन्ना सवाल समझ आया वो भी समझ ना आंदा। ठीक है, कोई बात नहीं, दिल ना तोड़े, अल्लाह खैर करेंगे, सब सही होगा। फिलहाल तो यहां पर नोट में बनाना शुरू कर रहा हूं। तो इधर देखो, नोट ऑन, ये क्या नाम है इसका, MLL, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरा नहीं करेंगे, देख लेते हैं, फिलहाल जो हो सकता है वो तो करें, ज़रा ताज़ा रहें। 4:15 इंशाल्लाह यहाँ जमात होगी हमारी फॉर द ईयर एंडेड, उससे पहले पहले ही ज़ाहिर बस करना है। 30 जून है, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2019। नोट का कोई नंबर शंबर बताओ। नोट 7 अच्छा लगेगा मुझे। टैक्सेशन आखिर लिखा करते थे, याद है, टैक्सेशन। इसमें अभी सिर्फ आपको क्या चाहिए, 7.1 टैक्स एक्सपेंस, जिसमें अभी तक आपने सिर्फ एक चीज निकाली है, करंट टैक्स। ठीक है, ये ऐसे नोट बनना है। तो करंट टैक्स, फिर आएगा इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्स। तो आपकी इनकम स्टेटमेंट तो यहां से पूरी हो जाएगी। फिर ये अगला काम तो आपको बाद में करना पड़ता है, रिकंसिलिएशन, तो आप घर से भी बनाएंगे, कोई मसला नहीं, वो मैं कल बना दूंगा ना फिर, कम से कम। और अगर 2-4 मिनट में टैक्स एक्सपेंस निकल आया तो अगला काम भी कर देंगे, थोड़ा सा तो है। अब इधर देखो 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 देखो, अभी आपने एक फिगर निकाली है, ये देखो एक फिगर 106.68, डबल एंट्री करो, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट 106 पॉइंट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट कितने से जी, 106 पॉइंट। अच्छा, और करंट टैक्स पेबल बैलेंस शीट में क्रेडिट। अब बस ये निकल आए तो कम से कम रिक्वायरमेंट ए थे पूरी होती है, और बी में भी बहुत कुछ हो गया फिर तो। अब डेफर्ड टैक्स की तरफ चलते हैं। डेफर्ड टैक्स के अंदर आपको सिर्फ इतना बताया था कि आपने जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है जी, वो क्या होगा आपका, पीबीटी जो सिखाया था वही याद करो, पीबीटी, और एडजस्टमेंट होगी परमानेंट डिफरेंसेस की। तो मैंने कहा था उसका सेम ही रुख रखना है, यानी कि कैपिटल गेन अगर लेस हो रहा है, और तो मैं लिख देता हूं पहले दोबारा कि डिडक्शन नॉट अलाउड आप एड बैक करेंगे, और एग्जेम्प्ट इनकम आप लेस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगली बात यह है कि एग्जेम्प्ट इनकम
ये तो समझ में भी आती है आपको बात, लेकिन क्या सेपरेट रेट के अंदर भी एग्जेम्प्ट वाला थोड़ा सा चक्कर होता नहीं था? जैसे जैसे ये परमानेंट डिफरेंस लेस हो रहा है, वैसे ही ये सेपरेट रेट वाली भी तो लेस हो रही है, क्योंकि इसमें कुछ सही मसला तो है ना। अब जब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है तो आपने पकड़ना है पीबीटी, कितना है? डिडक्शन नॉट अलाउड, कोई नहीं। एग्जेम्प्ट इनकम कितना? 50, और साथ ही सेपरेट रेट इनकम। ये देखो ना, अब सवाल जब जरूरत पड़ी तो सारा कुछ ही बीच में आ गए इस अप्रोच के। चलो खैर जी, -30, ठीक है। तो ये सब कर लेने के बाद आपका एडजस्टेड पीबीटी कितना आ रहा है? 507, जबकि टैक्सेबल प्रॉफिट तो बेचारा शदीद तरीन शरीफ आदमी लग रहा है मुझे इस सारे हालात के अंदर। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है जी? बोलो जी, इसको भी इधर ही ले आओ। टैक्सेबल प्रॉफिट 324, ठीक है जी। अच्छा, अब डिफरेंस कितना है? 183, और रेट कितना है? 32। देखो अब इसमें से 30 जब निकल गया है, 30 जब निकल गया है तो बाकी पे 32 ही लगना है ना। 30, मेरी मुस्कुराहट पे ना जाए, बात अभी रहती है, कोई बात जी। बहुते परेशान ना हो, छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात, ठीक है। हाँ 58.56। अब एक मसला ये हो गया, आज तक ये नहीं आया था, वो नहीं आया सी अंडा मोहम्मद बख्शा, ऐ देखो ये 30 यहां से निकाल दिया, यानी इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया तो इस डिफरेंस में नहीं आया, डिफरेंस में नहीं आया तो 32% इस पे नहीं लगा, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन क्या 30 इस 50 की तरह से बिल्कुल 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगने वाला था? इस पर तो कुछ था। ये अल्टीमेट केस है, ठीक है, ये अल्टीमेट केस है। अब उसका तरीका ये हुआ करेगा कि आपने क्या किया, आपने टैक्सेबल प्रॉफिट आपने 507 जो निकाला है, इसमें से मसला तो इसका है ना, मैंने आपको कहा था सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, एक 25 वाला, और ये भी आपने किया हुआ था। इसमें आज तक ये केस नहीं आया था कि आपकी करंट टैक्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली ये अप्रोच से आपका डेफर्ड टैक्स निकल रहा हो और उसमें सेपरेट वाला आ जाए, ये आज तक कभी नहीं हुआ था। तो भाई इसीलिए तो ये सवाल अलग से करवाया जा रहा है, और अब जब कभी ऐसा होगा करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहली बार भी तो कुछ सीखना था। इसको आपने कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली वर्किंग में टैकल करना सीखा होता, आपको मसला ही क्यों नहीं होता था? आप ये काम करंट टैक्स में कर लेते थे, डेफर्ड टैक्स में आता था क्लोजिंग, वो इधर आता था, और यहां पे आप पे लेते थे कितना? 15%। कान के नीचे दूंगा 20 जो है अगला रेट है वो लेते थे। तो ये जरा सा ध्यान रखना है, वो काम आप आज तक करते आए, वो आज हो नहीं ना सकता। अच्छा, 20 नंबर का सवाल है, किसी को नहीं समझ आएगा तो ये 25 समझ नहीं आया होगा, और किसी को नहीं समझ आया होगा तो ये वाला माइनस तो फिर भी कर गया होगा, जिसको प्रैक्टिस होगी, ये ऐड करना नहीं आया होगा तो 1-1.5 नंबर कट जाएगा, मैक्सिमम 2 कट जाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना, लेकिन अब भी समझना है, ठीक है। तो अब मसला क्या है, ये 10 जो है ना, 10 ये फ्यूचर में जब कभी रिसीव होगा, डेफर्ड फ्यूचर का टैक्स होता है ना, डेफर्ड टैक्स, ठीक है। यानी अगर मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं, अगर ये सब कुछ होता हमारे पास, ये सब कुछ होता, ये बदतमीज नहीं ना था तो हम फेल हो गए। अगर होता तो हम यूं लिखते, याद है, डिविडेंड रिसीवेबल, यहां पे हम कहते हैं जी 10, और ये कहते हैं जी ये नहीं मानते, और ये 10 का डिफरेंस है, एसेट है, टैक्सेबल होता, यहां पे क्या लगाते? 20% ही है ना, जरा देखो अगले साल। अब हम जाते होते थे रेकंसिलिएशन में, तो हम कहते थे कि करंट टैक्स में इस 20 पे फर्क है और डेफर्ड टैक्स में इस 10 पे फर्क है, याद आ रहा है। अब चूंकि ये सारा कुछ हो नहीं सकता तो मजबूरी में हम इस अप्रोच पे आए, तो यहां तक तो हम चल गए, लेकिन आगे जाकर मसला क्या हुआ है कि आपको इस 10 का भी कुछ करना पड़ेगा, यानी कि 30 पूरे का पूरा जो है आपने माइनस कर दिया, 30 पूरे का पूरा निकल गया, इस 507 में नहीं आया। अब इस 30 में से कितनी वो फिगर है जो फ्यूचर में 20% के हिसाब से टैक्स होगी?
याद है आपको मैंने कहा था इस 30 के दो हिस्से हैं, 20 इधर टैक्स लग गया और 10 में कहता था इधर। अब इधर वाला काम असल में आज नहीं हो रहा ना, इसने सारा कुछ ही उल्टा के रख दिया। ठीक है, यहां से असल में मसला शुरू हुआ है। तो खैर चले, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, खैर है। आप इस 10 को अब ऐड करें, ये सेपरेट रेट वाला, ठीक है, और ये सेपरेट रेट वाला जो 10 है, इसका टैक्सेबल, टैक्स वालों के हिसाब से टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? ये 10 आप फ्यूचर में रिसीव करेंगे तो टैक्स देंगे। टैक्स वाले तो रिसीवेबल को मानते ही नहीं, तो फिर उनका डिफरेंस 10 का आ गया जिस पे रेट आ रहा है। तो टैक्स रेट, इसका टैक्स बेसिस की क्या, टैक्सेबल प्रॉफिट इसका कितना बना? 10। कोई नहीं है, कोई टैक्स नहीं लेना, उन्होंने सारे का सारा आज ही देख लिया, वो तो कैश बेसिस पे चलते, सीवे बल वाला चक्कर नहीं है। तो 10 का डिफरेंस आया, 20 लगा, 2 आया। अब ये कितना है जी? 60 पॉइंट। अब आकर वो एंट्री होती है जो आखिरकार आपने करनी है। अब आपने इस तरह से सोचना है, याद है मैंने कहा था जो वो शुरू वाला जुगाड़, कमाया ज्यादा टैक्स कम दिया, कमाया ज्यादा, सिर्फ इसको देख लो, कमाया ज्यादा टैक्स कम पे दिया, तो फिर फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो आज लायबल फील करें, तो लायबिलिटी बढ़े तो लायबिलिटी क्रेडिट 60 पॉइंट। मेरी आंखें भी बंद करना आपको याद होगा, लायबिलिटी क्या कर लें? क्रेडिट, और पक्की नहीं ना बंद की थी, और DTE डेबिट। ठीक है, तो ये एंट्री आपने करनी है जी, DTE डेबिट, DTL/A फिर लिखने कोई मसला नहीं। ठीक है, दोबारा करेगा, तंग पै गया काम। ये देखो, फिर सुनो, आखिरी बात, कमाया ज्यादा टैक्स दिया, खान साहब गायब हो गए। कमाया ज्यादा, जब काम की बात आई भाग गया। कहां से भागा है वैसे? नहीं, इधर कहां से भागा है? इस पॉइंट से ही तो भागते हैं लोग जी। कमाया, अब देखो बचते तो वही हिम्मत वाले बच गए। ठीक है, कमाया ज्यादा, टैक्स दिया कम पे, तो फिर फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी फील करें DTL क्रेडिट 60.56 से, और आंखें बंद करके DTE को डेबिट करें, वैसे ही बंद होनी है। ठीक है, अच्छा, अब DTL के साथ मैंने कहा था A भी लिख ले, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम ये अकाउंट तो बना ही नहीं पा रहे, तभी तो हम इस तरफ आए हैं। ये अकाउंट भी नहीं बनता था, ओपनिंग भी नहीं था इसका। अब ये DTE डेबिट, DTE हमने ये डायरेक्ट निकाल, बैलेंसिंग नहीं निकाला, इसलिए काम हो गया हमारा। ये बैलेंसिंग निकलता था, ये रीवैल्यूएशन का असर तो OCI से हो गया था, इसका तो एसेट प्रॉफिट के साथ असर कोई नहीं होता, तो ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, तो एंट्री बोलो, DTE डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा कितने से जी? 60.56 से DTE डेबिट, और DTL बैलेंस शीट में क्रेडिट टोटल 167.24 को आप ले आए फेस पर, अपना P&L तो पूरा करें। 167.24 ये कहां से आया है जी? नोट लिख दूं मैं ऐसे ही, नोट नंबर 7। वैसे आपके लिए लिखा है, वरना आपको तो यहां लिखना चाहिए रिक्वायरमेंट पार्ट बी। ठीक है जी, तो ये माइनस करें, पैट कितना आ गया? 419.76, ये OCI ऐड हो गया। अब आके आप TCI लिखें 61623.76। तो एंजॉय किया सवाल को भाई, सच्ची बात है, सच्ची बात कर रहा हूं। एक 25 को हटा दो और एक इस मसले को हटा दो, पूरे में कोई जान नहीं है। लेकिन जो बुजदिल लोग हैं ना, उनसे मैं बड़ा खाइफ हूं। मैंने आप लोगों को बुजदिली तो कभी नहीं सिखाई थी बेटा, पता नहीं किधर तक गए हो तुसी। अच्छा इधर देखो, नोट पूरा करा दो, अल्लाह के नाम पे नोट पूरा करा दो। 1 मिनट लगना है यार, सिर्फ ना यहाँ पे सिर्फ। अच्छा, घर पे 3 आइटम्स तो लिख लेना, एक एग्जाम्प्ट इनकम है, दूसरा सेपरेट रेट इनकम है करंट में से, और तीसरा सेपरेट इनकम है डेफर्ड से। कर लोगे ना इंशाल्लाह? ठीक है, चलो हैं, मैं तो कह रहा हूं, मानते ही नहीं, और सिर्फ रेकंसिलिएशन है। अच्छा सुनो, ठीक है, आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा, जिंदगी रही तो
कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।